साथियों नमस्कार, जय भीम। आज हमारे विशेष अतिथि हैं श्री पीएल निमरोड साहब, प्रभाती लाल निमरोड जी, जो सेंटर फॉर दलित राइट्स राजस्थान में उसके फाउंडर हैं। और देश भर में जो है दलितों के प्रश्न पे मैं समझता हूँ जिन बहुत कम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ काम किया है, निमरोड साहब उसमें सबसे अग्रणी है। मैंने उनको बहुत शुरुआती दौर में अपने दिल्ली में देखा था और उसके बाद राजस्थान वो गए तो संपर्क रहता था लगातार। और जिस जमाने में राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी घटनाएं हुई कुम्हेर की, जहाँ पर 17 दलितों को जो है वो जिंदा जला दिया गया था। निमरोड साहब अकेले शख्स थे जो दिल्ली से बहुत लोगों की टीम लेकर के राजस्थान जाते थे उस वक्त। और उनके पास जितना डॉक्यूमेंटेशन है, चकवाड़ा कांड जो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसकी लड़ाई उन्होंने जीती, और जहाँ दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, और बहुत बड़ा संघर्ष है जो हम सब सुनेंगे उनसे आज। तो निमरोड साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको राजस्थान से शुरू करता हूं कि राजस्थान में जो है आज की परिस्थितियों में दलितों की स्थिति कैसी है? जी जी, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पिछले 20-25 साल में दलितों की, मैं ये नहीं कहता कि बहुत खराब है, लेकिन काफी सुधार हुआ है। आरक्षण की वजह से जो हमारा कुछ एक सरकारी कर्मचारियों में थोड़ा सा एक वर्ग है, थोड़ा सा, पूरी पॉपुलेशन नहीं, उनमें थोड़ा सा ये जो है इसकी वजह से जो सुधार आया है। सुधार के साथ साथ पिछले 20 सालों में मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का जो उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी शिक्षा है, उनके बारे में जो है राजस्थान में भी काफी लोगों को जो है पढ़ने को मिला, सीखने को मिला। और आज मैं समझता हूँ कि उन्हीं की वजह से आज राजस्थान में दलितों की स्थिति ठीक है, आर्थिक और सामाजिक स्थिति गाँव में भी वैसी की वैसी है, शहरों में कुछ सुधार हुआ है जैसे। लेकिन अब आज एज ऑन डेट अगर आप देखें तो दलितों के अंदर ठीक है, जैसा मैंने बताया, थोड़े से वर्गों में आर्थिक सुधार भी हुआ है, सामाजिक चेतना भी आई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी बात आज भी है, हो रही है, वो ये है कि दलितों ने अपने अधिकारों के जो है संघर्ष करना शुरू कर दिया है। कहीं कोई पता होता है कि हमारा अधिकारों का हनन हुआ है तो वो उसको असर्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं हमारा अधिकार, और उससे वो कन्फ्रंटेशन, आपस में टकराव होने लगा है। तो दूसरी दबंग जातियां हैं, जो दूसरे लोग हैं, सदियों से दबाते आ रहे हैं, आज वो हमारे संविधान को नहीं मानते। वो दबंग लोग संविधान को नहीं मानते, कोमापंथी लोग संविधान को नहीं मानते, जो धार्मिक लोग हैं वो नहीं मानते। वो कहते हैं हमारे इन्होंने संस्कृति खराब कर दी संविधान। लेकिन जो हमारे जो लोग हैं संविधान के तहत अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर के संघर्ष शुरू किया है। और ये कह रहे हैं कि तटस्थता बढ़ रही है। मैं समझता हूँ बढ़ रही है, उसका कारण यही है जो आपस में अधिकारों का जो है टकराव, उसकी वजह से बढ़ रही है। और कानून हमारे हाथ में है, संविधान में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में है, लेकिन उनकी पालना नहीं होने की वजह से, और जो उनको पालन करने के लिए जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, और इवन पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारे पास देता है जाने के, उनमें भी पॉलिटिकल विल नहीं है कि ये संविधान की मूल बातें हम स्वीकार करें। कानून जो बना हुआ है छुआछूत को खत्म करने का है, उसको लागू करें। और उसके साथ साथ ये जो स्पेशल कानून बने हुए हैं, SC ST जो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है, और बहुत से एक्ट है, वो कागजों पे ज्यादा है जी। और हमारी कोशिश ये रही है कि कागज में नहीं, इसमें अमल में आने चाहिए सारी मिसाल। तो पिछले काफी लंबे अरसे में सुधार हुआ है, जितना ही है आर्थिक तौर पर भी सुधार आया है सारे के सारे, और उसके फलस्वरूप रूप स्वरूप तो बदला है।
और बदलेगा सारे का सारा। और अब आज तो हमारे जो नए लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, हमारा आप तो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं। जी। अब आपने देखा 90 के बाद ग्लोबलाइजेशन आया, जी। उदारीकरण आया, जी। उदारीकरण से एकदम सारे हालात चेंज हो गए और ये सब दूसरी प्रॉब्लम है। नई पीढ़ी है, उनको बहुत ज्यादा ये छुआछूत से, भेदभाव से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है सारे के साथ। फिर उसके बाद आपने देखा ये डिजिटल जो एक ये हुआ है, डिजिटल मूवमेंट हमारे हाँ जी, हाँ जी, इंटरनेट वगैरह का, हाँ एक जी, ये भी कारण है। हमारे लोग इसका भी फायदा उठा रहे हैं सारे के सारे। जी, तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ राजस्थान में, जहाँ आज भी है, लेकिन जहाँ छुआछूत बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, गरीबी बहुत है, और गरीबी के साथ साथ पॉलिटिकल हमारे एमपी एमएलए बने हैं, वो भी उनको पूरी छूट नहीं, जी, जी, उनको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन उनके साथ बहुत सी मजबूरियां हैं, जी, जी, आर्थिक मजबूरियां हैं। उनके बावजूद हमारा 100% रिजर्वेशन पूरा है, जी। लेकिन जितना होना चाहिए नहीं होता। मतलब जो सामंती ताकतें राजस्थान में अभी भी हावी हैं। हालांकि दलित आंदोलन तो बढ़ रहा है जगह जगह पे, जैसे आप लोग जैसे पहुंचे हैं तो गांव गांव पहुंच गया है। बाबा साहब की किताबें भी पढ़ रहे हैं लोग। लेकिन जो अभी जैसे आपने कहा कि जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है वो सब सामंती ताकतों के हाथ में ही है, और वो उसको किसी भी कीमत पे शायद इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए ना, एक कानून बना दिया सरकार लेजिस्लेशन में, पार्लियामेंट में, असेंबली में, उसको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का है, जी, अफसरशाही का है, और दूसरे जो कर्मचारी उनका है। लेकिन आप राजस्थान में, आप राजस्थान की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह का मुझे जी, बहुत ज्यादा पता नहीं। यहाँ भी जो पालना करने वाले लोग हैं, खासतौर पर जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, जी, पुलिस जिसमें है और दूसरे नीचे का प्रशासन है, वो जी, सारे के सारे ज्यादातर ज्यादातर मैं कह रहा हूँ 100% नहीं करा सारे, जी, लेकिन ज्यादातर जो है वो स्वातंत्र की भावना से, जातिवाद की भावना से ग्रसित है। चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, कहीं ना कहीं उनको जातिवाद की भावना, और उसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद वो भेदभाव करते हैं, और भेदभाव के साथ साथ वो जो है पूरा न्याय नहीं मिल पाता इम्प्लीमेंटेशन में। जो है, अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो जाए तो हमारे हाथ में कानून बहुत है, जी, हमारे हाथ में संविधान की सारी बातें हैं, हमारा संविधान मानवता पर है, जी, बिल्कुल मानवता पर है। और यहाँ का जो धर्म, खासकर हिंदू धर्म है, जी, वो मानवता के विरोध नहीं, जी, मानवता को नहीं चाहता। वो अलग दूसरी परंपराओं के नाम पर और दूसरे उसके नाम पर वो भेदभाव बनाए रखना चाहते हैं। यथास्थिति वो कहते हैं गाँव में छुआछूत बनी जी, रहे। आज भी जो राजपूत लोग हैं जी। खत्म हो गया, बस है, राजाशाही रासायनिक। खत्म, जी, जी, राजाशाही खत्म हो गई है। जी, लेकिन मैं देखता हूँ कि जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ राजपूतों का एक एक दो दो घर है, हाँ, हालांकि अहम, उनकी ठीक है, जी, अहम ऐसा है। अहम पूरा हाँ, है। मैं आपको अभी मैं कुछ महीने पहले की घटना बताता हूँ जी, कि बाड़मेर में एक राजपूत था और हमारा एक दलित नौजवान जी, है, काम करता था कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह का। जी, तो वो पहन रखी थी, वो क्या कहते हैं, अच्छे कपड़े अच्छे पहन हाँ, रखे हाँ, हैं, और मोटरसाइकिल पे राजपूत के घर के आगे से गुजर रहा था। तो उसने राजपूत ने उसको बुलाया, तो वो उसको बुला करके कहा, अरे मुझे पता नहीं, हमारे घर के आगे से मोटरसाइकिल लेके जा रहा है। उसको बुलाया, बुला करके उसको चाटा मारा बड़े जोर का। राजपूत है, जी, राजा हमारे राज चलता था, जी, आज भी चलता है, और उसकी चाबी है ना, मोटरसाइकिल की चाबी, जी, सारे, और गाली गलौज किया, साले तैयार होकर के दिन घंटा जी, हमारे आगे से घूमता, और तो मैं मोटरसाइकिल छीन ली। जी, अब आपको बहुत, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, बड़ी पेनफुल जो है, बड़ी दुखदाई है कि जी, अगर आप पुलिस के पास जाओ हाँ तो जी, आज भी पुलिस
ऐसे लोगों की जो गांव में प्रभावशाली है, जी उनकी बात हम ये दें। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको बिल्कुल बाबूलाल सही। बाबूलाल नाम का उस नौजवान था। जी बाबूलाल पुलिस थाने में गया, पुलिस ने भगा दिया यार, इसके लिए क्या है? कहाँ जाए? कोई भी अगर कानून का उल्लंघन हो तो पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस के पास जाएगा और दूसरे जी व्यक्ति जी बिल्कुल। काम नहीं करता। उसने हमको कांटेक्ट किया, हमने हमारे वकील के माध्यम से पुलिस को किया कि इसकी रिपोर्ट लिखो, इसकी मोटरसाइकिल उसने नाजायज कब्जे पर रख लिया, इसको दिलाओ। जी पुलिस हरकत में आई, मोटरसाइकिल दिला करके, और बाद में हमने इंसिस्ट किया कि भैया इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी पीटा गया है, बेइज्जत किया है, नाम लेकर के सारे का सारा, और ये ऐसा नहीं चलेगा आजाद भारत। वही है हमारा पॉलिटिकल प्रेशर से इस तरह उसको शुरू में 2-3 दिन के लिए अंदर जाना पड़ा। अंदर गया, पूरे वहाँ के क्षेत्र में राजपूत समाज में दूसरे अपर कास्ट, एक मजे की बात और भी है, जी अगर राजपूत अत्याचार करता है हाँ दूसरी जाति है, अच्छा ब्राह्मण हो, ये जो भी हो, तो दमन के साथ साथ आज पिछड़े वर्ग की जातियां जो है वो हम पर ज्यादा अत्याचार करती है, सारे का सारा। तो नहीं करना चाहिए, उनके हमारे उसके हिसाब से, वन रैस के हिसाब से वो भी शूद्रों में आते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो सबसे ज्यादा पक्षपाती करते हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन की बात मैं कह रहा हूँ, जी आप कोई केस आता है तो पुलिस जांच करती है, जांच अधिकारी जो है, जांच अधिकारी की कोशिश ये होती है कि किसी तरह ये केस आगे न बढ़े तब जाए, तो वो कोशिश ये करता है समझौते की, समझौता की। इसके कई कारण है, कई बार जातिगत भावना है, कई बार पैसा का प्रलोभन दिया जाता है, कई जी बार और बहुत सी चीजें हैं सारे का, कई बार पॉलिटिकल प्रेशर भी है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी कहते हैं पुलिस को, अरे भाई यार ये बहुत उठा है, वो दबा देगा। जी बहुत जी से कारणों से जो जांच अधिकारी है पक्षपात करते हैं, और 70% जो केस है उनको जांच में ही वो खत्म कर देते हैं, सारे के सारे। अगर उनका रवैया ठीक हो, पक्षपात ना हो, कानून के मुताबिक हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो, मैं समझता हूँ कि ये जो लग रही है एफ उनका अन्याय हो रहा है वो ना हो। और अन्याय होने का कारण आज दलित नौजवानों में खास तौर पर बहुत बड़ा आक्रोश है। जी बाबा साहब के नाम पर सारे लोग, ठीक है उनको गाइडेंस नहीं है, जी जानकारी नहीं है, बैकिंग नहीं है पॉलिटिकल, बहुत की वजह से उनको सफलता नहीं मिल रही, लेकिन संघर्ष शुरू है। आज जगह जगह मैं देखता हूँ भीमसेना के नाम से जी जी नौजवान, जी भीमसेना के नाम से अपनी वो संगठित जो शक्ति है उसको प्रदर्शित करते हैं। कहीं कोई ऐसा अन्याय होता है तो उग्र जी प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है आज भी सारे के सारे पूरे प्रदेश में अभी भी ये जो इम्प्लीमेंटिंग कमीशन, खासतौर पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जी जी है, जी ये जो एसडीएम है, ये एसडीएम अन्याय करते हैं हमारे लोगों को जमीनों के मामले। जी रोज देखते हैं, आप अगर एसडीएम की संपत्तियों की जांच करें तो करोड़ों करोड़, कोई हाँ भी एसडीएम रहा हो करोड़ से ज्यादा हाँ मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। अगर उनकी तनख्वाह की पूरी आप जी कैलकुलेट करें तो लाखों में भी नहीं बनती। जी जी लेकिन ये सब चीजें है, ठीक है, ट्रांजिटरी पीरियड है, आएगा, और कभी न कभी तो समय आएगा हमारे देश के अंदर तो राजस्थान सामाजिक का बिल्कुल, है। राजस्थान का मामला ऐसा है कि एक तरफ राजस्थान सरकार जो है, या राजस्थान में जो भी सरकारें आई, उन्होंने राजस्थान का जो है संस्कृति के नाम पे खूब बेचा कि देखिए आइए पधारो हमारे देश, और दुनिया भर के लोग आते हैं खूब, और वो बीन बजाता हुआ मिलेगा, सपेरा मिलेगा, और क्या नाम है बहुरूपिया मिलेगा, और सारे उसको उनको उनका ऐसा मजमा लगता है जैसे कि पता नहीं कितना बढ़िया लगता है लोगों को, विदेशी जो आते हैं। लेकिन विदेशी उसके टूरिस्ट। पीछे की जो जो जातीय हकीकत है, वो अभी भी राजस्थान में सबसे ज्यादा हिंसा है दलितों के ऊपर। और वो जो भारत सरकार के आंकड़े होते, कई जगह तो केस फाइल नहीं हो पाते हैं, थानों में जा नहीं पाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं
वो वैसे ही भगा देते हैं, एसडीएम होता है जो ज्यादातर। तो ये जो दो चीजें हो रही है कि दलितों के अंदर जो है आत्मसम्मान और एक अपने को असर्ट करने की बात आ रही है कि हम अब अपनी बात को चुप रह के नहीं सहेंगे, हम बोलेंगे अपनी बात को। और दूसरी तरफ है कि सरकार या सरकार का विपक्ष, दोनों ही जो पार्टियां हैं वो सुनती नहीं है। इसका क्या कारण लग रहा है, क्यों दलित जो है राजस्थान में राजनीतिक तौर पे जो है वो बिल्कुल हाशिए पे? पॉलिटिकल पार्टियां तो जितनी भी हैं राजस्थान में खासतौर जी जी ठीक है, कांग्रेस फिर भी थोड़ा, मैं कांग्रेस ये नहीं, कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूँ, मैं जी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, लेकिन फिर भी सिद्धांतिक दृष्टि से हाँ हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है। जी सामाजिक लड़ाई में कांग्रेस का जो है रवैया जी फिर भी थोड़ा सा सहानुभूति हाँ बजाय दूसरी पार्टी, जी जी है ना। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन कांग्रेस की भी मजबूरी है ना। जी लेकिन दूसरी पार्टी शुरू में आजादी के बाद यहाँ पर हमारे देश में ये जो सामंतशाही है, जी राजा रजवाड़े थे, जी इन्होंने सबसे पहले रामराज परिषद बनाई, जी उसके बाद स्वतंत्र पार्टी बनाई। हाँ जी जी स्वतंत्र बिल्कुल पार्टी में सारे राजा महाराजा महाराणा गायत्री यही जी 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 बिल्कुल 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 उन्होंने कहा कि आप, और उसके बाद जनसंघ आया, हाँ जी और जनसंघ के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आई। जी और किसी तीसरे फ्रंट मोर्चे का यहाँ ज्यादा कोई बहुत असर भी नहीं रहा, प्रभाव भी नहीं रहा राजनीतिक हिसाब से। जी 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 अच्छा, कांग्रेस के अंदर जो लोग रहे, जो पुरानी पीढ़ी के जो लोग थे जी पहले उसके, वो संवेदनशील थे, दलितों के प्रति हमदर्दी रखते थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा वर्ग है, इसको हमने हजारों साल तक दबाया है, इनको अब न्याय मिलना चाहिए, जी वो उसके थे। लेकिन और दूसरी लीडरशिप थोड़े बहुत लोग थे, जी लेकिन जो दूसरा उसके बाद दूसरी पीढ़ी आए कांग्रेस में, उनको बिल्कुल कोई बहुत खास सरोकार नहीं था। बहुत से राजनीतिक कारणों से यदा कदा कहीं कहीं कुछ हुआ तो कहीं हमदर्दी दिखा दी, स्टेटमेंट दे दिया और जी कुछ जी किया, जी जी लेकिन ज्यादा उनका पॉलिटिकल विल जो है जी वो नहीं थी सारे के सारे। और इसका कारण ये रहा कि जो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान में सामंतशाही रही है, जी और यहाँ पर जमीन का जो मामला है, जी अगर बिल्कुल जमीन का समान बंटवारा हो जाए राजस्थान में, जी राजस्थान और दूसरे प्रदेशों में हाँ जी जो हाँ है जी बड़ा फर्क है, यहाँ बहुत जमीन है। जी आज भी देखिए, आज भी 90% जो कल्टिएबल लैंड है या कृषि योग्य जमीन है, जी इस पे बड़ी जातियों का, दबंगों का और जो है लैंड माफिया का कब्जा है। जी हमारे लोगों के पास कुछ थोड़ी बहुत है, तो वो भी लिटिगेशन में डाल रखी है, कानूनी चक्कर में 30 साल तक चले जाते हैं। और सरकार की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से इस ध्यान नहीं गया। आप भी अच्छी तरह जानते हैं जी लैंड जी का कैसा जटिल मामला है। सीलिंग का तो मामला यहाँ कभी लागू नहीं हुआ। वह सीलिंग बना है, सीलिंग राजस्थान में भी बना है, लेकिन लेकिन उसकी पालना नहीं। जी आज भी कानून की किताब में है, आज भी सरकार का यह दायित्व है, ड्यूटी है, लॉफुल ड्यूटी है सीलिंग एक्ट को लागू करना। जी सीलिंग एक्ट को बिल्कुल ऐसे बस्ते में डाल दिया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के में एजेंडे में नहीं है, किसी सरकार के एजेंडे में नहीं है। अफसरों से बात करें तो अफसरों का तो दूसरा ही मामला है। जी जी आज भी आप सुन करके ये आश्चर्य होगा कि आज भी सरकार के पास सही आंकड़े नहीं है जी कि कितनी जमीन है और कितनी कब्जे की हुई है, कितनी सीलिंग एक्ट में ली है और कितनी नहीं चाहते, तो छेड़ना ही नहीं चाहते जी जमीन के मामले में। और मेरा मानना और आपका भी मानना है जी कि जब तक जमीन का अब वितरण नहीं होगा, संसाधन सही बात। संसाधन होगा, प्राकृतिक संसाधन होगा, जब तक नहीं होगा, वितरण नहीं होगा, जी तब तक ये सामाजिक समानता, समरसता और भारत ये बराबर नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होगी। और इसको एजेंडे को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, इवन आप ध्यान करें, देखिए मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद उस विचारधारा के प्रति जी जी समर्पित हूँ। बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जी कम्युनिस्ट पार्टी एजेंडे में नहीं है। आजादी के तुरंत बाद सबसे पहला एजेंडा कम्युनिस्ट पार्टियों का था जी बिल्कुल लैंड,
लैंड रिफॉर्म आज जी। कहीं नहीं दिखाई देता, सारे का सारा। तो जो ये हमारे हमारे जो बहुजन समाज है, जैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारे जाट मुख्यमंत्री बने, बहुत सारे गुज्जर भी अब मुख्यमंत्री बनने की तलाश में है या फिर बनेंगे। तो जैसे जो पिछड़ी जातियों में भी जो जातियां हैं बड़ी बड़ी, ये वहां पर काफी हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन हुआ था बसपा का, सपा का, या जो दलित पिछड़ों का, वो राजस्थान में संभव है दलितों का जो जाट और गुज्जर लोगों के साथ में नहीं, बन पाता? राजस्थान में थोड़ी सी स्थिति अलग है, इसलिए अलग है यहाँ पर कि पहले तो प्रभुत्व राजपूतों का था सामाजिक दृष्टि से, एक दूसरी जातियों का कहा, जी और उसके बाद जो है ये मंडल कमीशन की बात कर रहा हूँ। जी मंडल कमीशन के बाद पिछड़ी जातियां तथा कथित ओबीसी, जी पहले वो थोड़ी सी संवेदनशील थी दलितों पर, लेकिन 90 के बाद इनका आरक्षण हुआ सरकारी सेवाओं में, जी और सरकारी सेवाओं में आरक्षण की वजह से उनका काफी ताकत मिली। दूसरा ये है कि नंबर की स्थिति में, संख्या की दृष्टि से भी ये पिछड़ी जातियां हैं, खासतौर पर आपने बात जी तो बाकी पिछड़ी जातियों की स्थिति बहुत खराब है, सही बात, बहुत खराब है। जी बहुत सी जातियां ऐसी है पिछड़ी जातियों में जिनका सरपंच भी नहीं है, हाँ जी बिल्कुल, प्रधान में एमएलए होने की तो बात ही दूसरी है। जी जी मैं समझ रहा हूँ। तो भी ये कब्जे पर, तो ये ताकतवर हो गई है ओबीसी की कुछ जातियां, तो जी बाकी और वो सब आज भी हमारे पास आंकड़े देखते हैं हम, जी जी जितनी भी जमीन अतिक्रमण के मामले हैं जी, मोस्टली ज्यादातर ये तथा कल ओबीसी के हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया तो ये अलायंस क्यों नहीं बन सकता? ये इनका नहीं हो सकता। फिर एक बहुजन समाज पार्टी का ग्रास रूट लेवल पर पॉलिटिकल क्षेत्र में कुछ तो जागृति आई। राजस्थान में ऐसी नहीं, राजस्थान में नहीं, बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है वही प्रिवेल कर रही है। जी जी अब वो जो आइडिया जो था बहुजन एकता का, राजस्थान में तो मेरी जो है समझ से थोड़ा सा ये यहाँ व्यवहारिक रूप से लागू होना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर तो दलितों को पिटना पड़ता है सब तरफ से, हमारी जो मानवीय परंपराएं हैं उनसे जूझना पड़ता है गाँव में। शहरों के अंदर आप देख रहे हैं पहले जैसी अब नौकरियां हैं नहीं, क्या करें, गाँव से लोग शहरों में आ रहे हैं, आकर के झुग्गी झोपड़ी सलमों में रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई उनको हो नहीं रही, नौकरी का कोई चांस नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर से थोड़ा लोग गुजारा करते हैं सारे के साथ। इसके विपरीत दूसरी जातियों का तुलनात्मक दृष्टि से आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कोई भी आप पैमाना ले लीजिए बहुत आगे हैं, और हमारे जो लोग हैं बहुत कम है। खेती और मजदूर सब हमारे ही है, आर्टिजन जो गांव से आकर के करते हैं सब हमारे ही है सारे। लेकिन उनको शहर में आने से जो जितनी नागरिक सुविधाएं हैं बिल्कुल नहीं मिल पाती। यहाँ रहने के लिए स्लम में रहना पड़ता है, बच्चे पढ़ते नहीं है, एक परिवार में 4 सदस्य सब काम करते हैं सारे के सारे। और उसके साथ साथ हाँ, गाँव से शहर आने में एक फर्क पड़ता है कि जो सोशल ऑपरेशन होता था गाँव में, आज भी है, जमींदार का ट्रैक्टर से करके आते हैं, वो सोशल ऑपरेशन खासतौर पर महिलाओं का वो गाँव में, और शहर में आने से सोशल ऑपरेशन से मुक्ति मिलती है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा फर्क है, अदरवाइज तो वहाँ की स्थिति में कोई ज्यादा खास फर्क है नहीं। अब तो शहर में भी आने पे जो है कोई भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि जितना स्लम डेमोलिशन चल रही है, जिस तरह से भगाने की कोशिश है, वो सब उनको मतलब अपने पाँव पे ही खड़े नहीं होने देना चाह रहा कोई, सीधे सीधे कोई टाइम नहीं देते, सीधे भगा देते हैं। सब तरफ से
तो मेमरोड साहब, जैसे दलितों पे अत्याचार के मामले में जो है हमारी जो जुडिशल सिस्टम है वो भी पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। और जैसे आप सबसे पहले जो राजस्थान में 1992 में जून 1992 की घटना है, जो आपने तो उसको सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया, कुम्हेर का, जिसने पूरे देश के अंदर एक सबका दिल दहलाया था। किस तरह की घटना हुई थी, 17 लोग जो है जलाए गए थे, और आपने उस घटना को पूरा मतलब रिकॉर्ड किया। मैं समझता हूँ कि किसी के पास में उतना डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होगा। और हम इस चीज को जानना चाहते कि ये केस कहाँ पर है, तो थोड़ा सी इस केस की जानकारी, ताकि आज तो कम से कम लोग सुने तो ये तो याद हो किसी को कि ये घटनाओं पे अगर न्याय नहीं होगा तो फिर हम किस प्रकार का जुडिशल सिस्टम की बात कर रहे हैं। कैसी ये सरकारें हैं कि जहां पर 17 दलित जलाए जाते हैं जिंदा, और उस घटना का कोई पता ही नहीं होता कि कहाँ है, उसकी न्याय प्रक्रिया कहाँ पहुंची है, न किसी को पता है। कई चीजों में सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले रहे हैं आजकल, लेकिन ऐसी घटनाएं हैं जिन पे कोई सो मोटो नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, किसी को याद ही भी नहीं। तो आप थोड़ा सी इसके ये कैसे हुआ था, और ये आज कहाँ पर है मामला, या खत्म कर दिया मामला बिल्कुल उस तरह से, तो आप इसको बताइएगा। ये बहुत दुखद घटना है, आपका बहुत ही दुखद घटना है। तो ये मार्च 92 की है, और ये हमारा 89 का कानून बन गया था, SC/ST कानून बन गया था जी। और लागू हो रहा था धीरे धीरे। अब जो भरतपुर है वो बॉर्डर पे है, यूपी के बॉर्डर पे है, और यूपी में आगरा एक ऐसी स्थान रहा है जहाँ पर पूरा दलितों का जी अम्बेडकर का इन्फ्लुएंस रहा है, अम्बेडकर जी। उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा वहाँ भारत के जो लोग हैं उनमें भी रहा, और वो असर करने लगे। जाट पहले वहाँ पर, जाट वहाँ की शासक जाति है, वो कहते हैं हम यहाँ के राजा। धौलपुर और भरतपुर दो ही ऐसे यहाँ स्टेट है, रियासत है पहले, यहाँ पर जाटों का शासन है जी। तो वो जाट जो थे अपने आप को शासक मानते थे, और उसकी वजह से वो मनमानी करते थे खेतों में। ये जो लोग थे, जाट लोगों के पास जमीनें कम थी जी, तो खेतों में बटाई पे या दूसरी से काम करते। तो जाटों में जैसे मैंने बताया उनमें अहम था शासक, तो वो उन पर अत्याचार करते थे, जाति करते थे, और तो अंदर ही अंदर वो आग सुलग गई। और जैसे मैंने बताया कि वो आगरा की वजह से थोड़ा सा अम्बेडकर भाग का पड़ता है। उसी दौरान में ये 89 का SC/ST कन्वेंशन बन गया जी, और धीरे धीरे लग गया। तो मोटा कारण तो मैं बताऊँ, जैसे मैंने अपने उसमें भी दिया था कमीशन जी। तो 90 में हमारे यहाँ से एक खान सिंह जाटव जी, वो बयाना के MP बने। बयाना उसका पार्ट है, बट अच्छा ये थोड़े से थे, तो ये नौकरशाह जी, खान सिंह जी रिटायर हुए, नौकरशाह की थे, लेकिन थोड़ा सा वो सब लोगों के प्रति संवेदनशीलता थी हम लोगों के साथ सारे के सारे। तो 89 का कानून पास हुआ तो थोड़े फ्रैंक भी था। उन्होंने वहाँ पे कह दिया अगर किसी पे कोई अत्याचार हो, पुलिस न दर्ज करे मामला या और कुछ ना हो तो मेरे पास आए। अच्छा, तो वहाँ पर लोगों ने उनका सहयोग लिया। तो अत्याचार तो दबंगी करता, ताकतवर करता, कमजोर को करता है बिल्कुल। तो दबंग लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होने लगी जी, गोरी पे नहीं बैठने देना, हैंडपंप पर पानी नहीं लेने देना, और दूसरी घटनाओं को लेकर काफी FIR दर्ज हुई। दर्ज हुई, इससे उनको तिल मिला गया। हालांकि अब बकौल आपके खान सिंह जी के जी जी, उन्होंने कहा मुझको तो बीजेपी के लोगों ने, तो बीजेपी से थे सांसद, बीजेपी से, बीजेपी के लोगों ने बुला कर तो कहा भी भाई अब आए कि तुम ये तत्व रखो, आप अपनी बात रखो। जैसा भी रहा
जी लेकिन जिन जिन लोग खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, प्रभावशाली लोग थे, जी वो फिल्म ला गए, फिल्म ला गए और इस एक्ट के खिलाफ काम कर रहे सारे के साथ। ये एक तरह से जनरल एक भावना थी, लेकिन जो इमीडिएट तुरंत जो कारण था ये था, वहाँ एक सिनेमा है मुंबई में। अच्छा सिनेमा जैसे कस्बों में होता है, हाँ जी हाँ तो छोटा बेंचों में बैठते हैं, हाँ जी हाँ जी बेंचों में बैठते हैं, तो बेंचों में वो उसका जो बैठ दरबान था बिठाता था उसमें हाँ जी जाट था। अच्छा वहाँ परंपरा ये थी कि मान लीजिए ज्यादा टिकट दे दिए जी या कोई खास आ जाए तो दरबान दलितों को वहीं पे पहचान देता, हाँ और नीचे बैठो नीचे बैठो, और वो उनको अच्छा जो विशिष्ट लोग थे उनके जी बेंच में बिठाए। इसको चलता रहा, लेकिन एक दिन कुछ जो है दलितों के जाटियों के मेहमान आए, देखने गए वहाँ सिनेमा, तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति आई, तो जो ले गए थे जिनके मेहमान थे तो बड़ा गुस्सा आया, अच्छा हम नहीं उठाएंगे, तो उन्होंने रजिस्ट किया, झगड़ा हुआ सारे का सारा। और झगड़े के बाद जाटव जो लड़के थे उसमें, मुंबई में बहुत बड़ी बस्ती है जाटों, बहुत जी बड़ी, जी काफी सारी जाटों की कम है। तो बाहर आकर के जो जाटव नौजवान थे जी उन्होंने आकर के उसको पथराव अच्छा पथराव कर दिया सिनेमा में। कुछ लोगों की चोटें लगी और कुछ लोग केस दर्ज हुआ। फिर उनमें से जाटव दूसरे दिन या तीसरे दिन कहीं काम पे जा रहे थे खेत पे, वही जो था दरबान जी उसके गांव पे होके जा रहा था, तो उसने देसी कट्टा चला दिया उसको टांग दिया। अच्छा वहां से वो उनको और भी लोग वो गए पुलिस के पास, तो पुलिस ने FIR नहीं लिखी, अच्छा हालांकि पथराव के FIR लिखी है, अच्छा पथराव की लिखी लेकिन इनका नहीं लिखा, जाटों का नहीं इनकी लिखा। नहीं। और उससे उसमें आपस में दोनों जो कम्युनिटी है उनमें एक तरह जी का टकराव जी जी हो गया। और उस वक्त ये जो फैसला आया है कल राजा मान सिंह का, हाँ जी मान सिंह का जी 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 राजा मान सिंह की लड़की दीपा कौर हाँ जी पार्लियामेंट्री मेंबर थी। अच्छा ये भरतपुर से हाँ, भरतपुर से पार्लियामेंट्री मेंबर, हाँ जी इसने काफी हवा दी, अच्छा ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और कर कराते गई देर में कुछ निकाला प्रोसेसिंग वगैरह, और बड़ी टेंशन पैदा होगी, बहुत सी हम्म, टेंशन पैदा होगी। और उसके 2-3 दिन बाद एक अफवाह फैली कि जाटवों ने मुंबई में एक जाट महिला जो सफर कर रही थी बस में, उसको उतार करके नंगा कर दिया है, और उसके साथ बदतमीजी की, और अफवाह फैला दी कि उसके कपड़े हैं बस स्टैंड पर रखे हुए उस महिला। अच्छा ये बहुत बड़ी एक अफवाह फैली ना। अच्छा अब अफवाह थी अफवाह थी, वो तो बाद में साबित आया उसमें अफवाह थी, कमीशन ने भी कहा अफवाह थी। अच्छा उसके बाद पूरे जो गाँव 36 ही बोलते हैं, 36 गाँव की पंचायत, अच्छा हाँ, पैंगौर पैंगौर जगह पंचायत हुए, पंचायत में फैसला हुआ कि ये दलित ऐसे नहीं मानेंगे, अच्छा इनको सबक सिखाना पड़ेगा। सबक सिखाओ। जून का महीना था, हाँ जी बहुत गर्मी होती है, हाँ जी तो होती है, उस वक्त उन्होंने कैसे करें, बताया सब कुछ आपको चला था। एक था, नाम भूल रहा हूँ, उसका पेट्रोल पंप था, अच्छा उसने पंचायत में कहा मेरे यहाँ से सबको पेट्रोल फ्री है। अच्छा अरे वाह और मजे की बात ये भी है, एक पंचायत से एक दिन पहले इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, अच्छा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, तो आप जितने भी नौजवान हैं वहाँ के मुंगेर के जाटाओं में जी सबको अंदर कर दिया। अच्छा तो जितने भी जवान नौजवान थे 4-7 जो भी थे, जी उनको 20 अच्छा पहले पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पहले से रात को अरेस्ट कर, मतलब नहीं उनको नहीं अरेस्ट करते, अरेस्ट नहीं करते। बदमाशी हम वो कर रहे हैं,
धमकी दे रहे और अरेस्ट यहाँ कर रहे दलितों को। अल्लाह करने के बाद दोपहर में सब आए ले करके, नौजवान जो थे उनको तो अरेस्ट कर लिया, जी बुढ़े और औरतें बच्चे सारे के सारे लोग आए, 3-4 हज़ार लोग भीड़ आई, मॉब आई, अच्छा आकर के तेल फेंक करके उस बस्ती पे, बड़ी बस्ती पे हाँ, आग लगा। ओ बाप रे, बाहर भी नहीं निकल सकते। पर अच्छा एक मोहन सिंह डीएसपी था, वो भी जाट था, वो उनकी हाँ, मदद कर रहा था। अच्छा तो मैंने बनाया था हाँ, उसको। तो अब बुजुर्ग आदमी कहाँ जाए, तो उसमें जो था बुजुर्ग सब, मेरे हिसाब से तो 33 आदमी, अच्छा 33, मेरे हिसाब से जो मैंने वहाँ सर्वे किया, जी जी तो लेकिन सरकार कहती है 17, चलो अच्छा 17 ही सही, जी लेकिन ये जो है कितना विभत्स था, जी 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 ना, बिल्कुल। जिंदा जला दिया जाए। जिंदा जलाना मतलब वो भी देश की राजधानी से बहुत दूर नहीं है। और वो फिर आपके पास सारे पार्लियामेंट चल रही थी, नेक्स्ट डे सारे एमपी बस में भरते गए, और सारे के सारे। बहनों सिंह शेखावत भी अगले दिन गया और उसने आते ही कहा कि मैं इसकी ऐसा न्याय हुआ है उसकी जांच करूंगा। उसने कमीशन बिठा दिया है, लोढ़ा कमीशन। अच्छा लोढ़ा कमीशन बिठा दिया कि लोढ़ा कमीशन जांच करे, जी किसी घटना को, किसी काम को लोढ़ा लटकाना हो, ठंडे बस्ते में हाँ जी, डालना उधर हो, कमीशन, कमीशन कमीशन बिठा दिया। कमीशन बिठा दिया। कमीशन बिठाने के बाद कमीशन ने एप्लीकेशन इनवाइट की, जो जो भी बात कहे कमीशन के बाद जी तो बंडर करेंगे रावत जी जी के लोकल दलित ऑर्गेनाइजेशन थे, लोग थे, वो जो देना चाहते थे वहाँ पर अपनी बात रखना चाहते थे कमीशन के, जी वो जो है अलाउ नहीं। इलाका उनको डराया धमकाया, किसी को नहीं। हम्म, हम्म, अब हमारे यहाँ से एक बहुत बड़ी नेता हमारे कृष्णा जी सामने नियुक्त किया था जी कि आप अपीयर होंगे, तो दिवंगत होगी, नाम मैं लेना नहीं चाहता, जी लेकिन क्या जी मजबूरी रही होगी मुझे नहीं जी पता। लेकिन जब उसके 4 दिन पहले हो गए, कृष्णा अय्यर साहब ने मुझसे कहा कि वो हमारे लता स्वामीनाथन तो पता नहीं कहाँ है, हाँ अब पेश करो, अब पेश करो, डेट के बाद होगा। अच्छा मैं भी, मेरा अपना कोई बहुत रोल नहीं है सिवाय इसके फिजिकल, हाँ, बड़े आप गए लगातार जाते रहे, फॉलो करते रहे नहीं, केस। वो मुझे एफिडेविट जो बना के दिया जी कृष्णा अय्यर की अगुवाई में, अच्छे अच्छे वकीलों ने दिया जी जी सारे के सारे, जी तो उन्होंने बना करके कहा कि तुम पेश करो। मैंने उनको मटेरियल प्रोवाइड किया था, जी कितने मरे, क्या हुआ अखबार में, तो मैंने दिया। आई फाइनल डेट, मेरे अलावा दलितों की तरफ से एक भी नहीं, तो कोई ऐसा कुछ मेमोरेंडम ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। किया ही नहीं किसी ने, वाह, डर के मारे। क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको स्थिति सारी की सारी। इतना आतंक था वहां जाकर। पहली पेशी पे मैं गया तो मेरे खिलाफ काले झंडे दिखाए, तुम कौन हो, बाहर से, ये हमारा आप जाट जाटो भाई भाई, तुम कहाँ से आ गए। अच्छा अच्छा, फिर मुझको एस्कॉर्ट दी 17 लोढ़ा लोग, साहब। 17 लोग जिंदा जला दिए, भाई भाई नहीं थे तब। हाँ, तो वो 36 महीने आयोग की बैठा, वाह 36 महीने मेरे एफिडेविट को भी रिजेक्ट कराने के लिए जी वकीलों का पूरा दल आया कि ये बाहर का है और ये से पे कर रहा है, कोई सबूत नहीं है, रिजेक्ट करो रिजेक्ट करो रिजेक्ट करो। अच्छा लेकिन मैं, लोढ़ा साहब, वो उनका देहांत हो गया, बहुत अच्छे आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे। अच्छा उन्होंने कहा कुछ अर्जी पे कि मेरे खारिज करो मेरा एफिडेविट। उन्होंने कहा दोपहर बाद हम फैसला करें। सर्किट हाउस में ही थे, बाकी लोग चले गए। लोढ़ा साहब ने मुझे बुलाया, उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आपका फैसला, आपका रिजेक्ट ना हो और इसमें कुछ दोषियों को सजा मिले। जी बुरा आदमी था, बुजुर्ग आदमी था। तो मैंने कहा क्या करूँ साहब, मुझे बताइए आप। कहता मुझसे आप टाइम मांग लो 15 दिन का, महीने का, तो मैं और एफिडेविट पेश करूँ। इस तरीके से
तो फिर बाद मैंने टाइम मांग लिया, उन्होंने मुझे दे दिया, एफिडेविट पेश कर दिया, तो मेरा उसको सुनवाई में शेड्यूल किया गया अपना पक्ष रखने के लिए। 36 महीने चले। 36 महीने के बाद डोडा सामने रिपोर्ट सरकार को दी। अच्छा। पेश कर ये जो कमीशन था ये अंडर दी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत था। तो उस एक्ट में ये बोलता है रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, एक्शन टेकन रिपोर्ट है, उस पर कार्रवाई क्या की, एटीआर उसके साथ एटीआर अगर सेंटर की है तो पार्लियामेंट में रखे, स्टेट की है तो असेंबली में रखे। जी। अब सालों भी बीत गए, हम धरना दिया हमने जयपुर में और कुछ किया, कोई सुनने के लिए था तो क्या है, चला गया काय को बड़े मुद्दे को आपको अब तक बोलते हैं मंत्री को सारा। मैंने फिर हाईकोर्ट में लड़ाई की, फिर इसमें कमीशन ने इससे रिपोर्ट दे दी है, इतने महीने हो गए असेंबली के पटल पर नहीं रखी गई। मुझसे हाईकोर्ट में की बात है, मुझसे पूछता हुआ रू। अच्छा। आप एमएलए हैं? तो कानून की बात कर रहा हूँ, कानून सारे के सारे देख दाख के कर कराते हैं उन्होंने। फिर एडवोकेट जनरल को बुला करके कहा कि इनका जवाब। अगली पेशी पे मुझे जवाब दिया गया कि हमने फला फला तारीख को असेंबली के पटल पर रखा, तो रखी नहीं। हाँ। रखे नहीं थी, और असेंबली के पटल पर सिर्फ एटीआर रखी, एक्शन टेकन रिपोर्ट। अच्छा। असली रिपोर्ट नहीं है। अच्छा। खैर बड़ी मुश्किल से बहुत झंझट बहुत सारे के साथ वो एटीआर को लेकर के हमको जुटला दिया, क्योंकि मैंने साहब एटीआर रिपोर्ट। जज कहता है क्या मेंबर है क्या आप असेंबली के? किसी मेंबर ने किसी एमएलए के विरोध किया नहीं, तो क्या इस तरीके से तो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, उसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि बहुत पुराना केस है और उस वक्त यहाँ का जो है डिविजनल कमिश्नर दलित था, हमारा डीआईजी दलित था अपने, और कलेक्टर दलित था, तो 3 दलित थे और दलितों के खिलाफ एक्शन लेना अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा। जिस समय घटना घटी थी सारे दलित थे वहां पर, घटना घटी थी? थे, लेकिन अच्छा। उनको आप क्यों बहुत बड़ा है? हाँ, उसको तो खाली मोहरा बना दे, वो क्या करेगा, जो रियल विक्टिम है तो खैर उसने बड़े अच्छे सुझाव दिए, लेकिन उन सुझावों को सरकार ने आज तक इम्प्लीमेंट नहीं, आज तक नहीं। मैंने कई बार लिखा भी, और उससे आई गई बात होती। आप देखिए नई पीढ़ी के लोग तो अभी जानते भी नहीं कि जी बिल्कुल 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 वही मैं इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज बहुत ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कैसे संघर्ष के बाद आप जैसे लोगों ने काम किए हैं, क्योंकि आज के दौर के जो लोग हैं वो ट्विटर पे सोशल मीडिया पे फटाफट मारते रहते हैं बड़ा ग्राउंड का तो कुछ पता नहीं होता। तो ये संघर्ष की जो कहानियां हैं ये पता होना चाहिए कि कैसे अभी न्याय प्राप्ति में कितना टाइम लगता है। हाँ, मुझको तो ऐसा है, मैं तो कुछ भी नहीं, मुझे तो आप जैसे लोग नहीं। तो मेमरोड साहब इस केस पे अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, कभी पहुंचा नहीं कहीं, हाई कोर्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट कहीं आया है मामला? नहीं, वो तो खत्म कर दिया ना, असेंबली पे कहा। असेंबली ने खत्म कर दिया, अपनी कैबिनेट मीटिंग लेकर के खत्म कर दिया। तो लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह कुछ मिला या कुछ उनके जो जिनके डेथ्स हुई या कुछ ऐसा कुछ नहीं? वो तो कमीशन का काम तो इंक्वायरी करने का है, सजा देने का नहीं। अच्छा। लेकिन इसके विपरीत मैं बताऊं कि शुरू में इस घटना की एफआईआर ही नहीं लिखी गई थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दिल्ली से दल आया, तब जाकर के सीबीआई ने एफआईआर कर दी, उसके आधार पर अलग केस क्रिमिनल केस में सजा देने वाला है। हाँ जी, हाँ। और मजे की बात यह है कि जो उसमें
तोड़ फोड़ करने वाले थे घटना में जो लोग मिले, उनका ट्रायल जयपुर से शुरू होता था, जयपुर आते थे बिछड़ा, अच्छा। तो जो जाटों का भरतपुर में होता, फिर जाकर के विरोध करने के बाद भरतपुर में हुआ। और मजे की बात इसमें कि जितने ये थे पत्थर फेंकने वालों में से जी 7 आदमियों को 3-3 साल की सजा दी, उसकी हमने अपील कर रखी है। अच्छा, जो दलितों थे, जो दलित थे उनको उनको हाँ उनको सजा हुई? हाँ, सजा हुई 7 आदमियों को 3-3 साल। 3-3 साल की, लेकिन जाटों में से किसी को सजा नहीं हुई? तो मैं जाटों को बाद में अभी 2-3 साल पहले कुछ को सजा हुई है। अच्छा, कुछ को लेकिन हुई। मजे की बात है, उस सजा में SC/ST एक्ट हटा दिया है अच्छा, ताकि उनको मुआवजा न मिले। ये तो इतना इतना मतलब अन्याय है यार, गलत चीज है। मेरे को लगता है कि इस पर तो जरूर, हालांकि आजकल माहौल बड़ा खराब है कि जिस तरह से जुडिशल चल रही है कि कोई भरोसा नहीं है, और कि इस केस को, लेकिन मेरे को लगता है कि लोगों को न्याय प्राप्ति के लिए तो इस पर प्रयास करने चाहिए। अब नहीं हम नहीं तो, मैं ये नहीं कहता बहुत काम किया, लेकिन अब तो हम नहीं नहीं, आपने बहुत, इसको आप बहुत ले गए। आज की वजह से असल में इमरोड साहब, एक बात और भी है जो मुझे लगती है कि जैसे हम कह रहे हैं कि बहुजन आंदोलन आगे आया, बहुत बात भी कर रहा है, लेकिन कई चीजों में जो गंभीरता से, जैसे लड़ाई जो लग करके लड़ने वाली होती है, वहां दिखाई नहीं दे रहे लोग। ना हो तो बिल्कुल गायब होंगे। क्योंकि लोग जो है बड़े आसान वाली जो वैसी लड़ाइयाँ होती है, जिसमें पब्लिसिटी मिल जाए, जिसमें दुश्मन भी ना हो, और आराम से आदमी फटाफट, ये पॉलिटिकल गाली गलौज जो होता है उस पर लोग आराम से आते हैं, लेकिन जो जहाँ मुद्दे हैं वहां कम दिखाई देते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, अब हम तो तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, और जो नई पीढ़ी के लोग तो ट्विटर और ये दूसरे उस पर ज्यादा रहते हैं, उनको पता भी नहीं है। जी जी उनको ये भी नहीं पता कि अभी भी आज भी गांव के अंदर जो है छुआछूत है, भेदभाव है, नारकीय जीवन में रहना पड़ता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये पॉलिटिकल लोग है ना, ज्यादा बदमाशी करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ इस चीज में कि पॉलिटिकल पार्टी जब तो सब हो गई, अब बहुजन पार्टी है, दलितों की पार्टी है, समाजवादियां हैं, दुनिया भर के हैं, लैंड इनका एजेंडा क्यों नहीं रहता है? ये आपको क्या लगता है? मैंने बताया ना, जिस दिन लैंड का एजेंडा ले लेंगी पार्टियां या सरकार, समानता आ जाएगी। जब समानता आ जाएगी तो इनकी जो है दादागिरी खत्म हो जाएगी। मलाई खा रहे हैं, मलाई बंद हो जाएगी, बंटवारा हो जाएगा सारे ठीक गाँव में, और वो भी डिग्निटी के साथ, इनके साथ जो ये नहीं चाहते कि उनको डिग्निटी मिले, वो भी डिग्निटी के साथ इनके साथ, वो ये नहीं चाहते, करते नहीं चाहते। आपके नेता चाहते हैं, ये जितने भी महामंडल वगैरह कोई नहीं चाहता, सारे का सारा। अब आप जानते हैं कि इसको आरक्षण को खत्म करने के लिए कितने दिन से प्रयास। बिल्कुल, वो तो आरक्षण का, तो आरक्षण पर तो हमला है, वो चारों तरफ से हमला है। एक तरफ निजीकरण है, दूसरी तरफ कोर्ट में 50 एप्लीकेशन, दुनिया भर की पिटीशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और सब कोर्ट एंटरटेन कर रहे हैं उनको। आप कोर्ट का रवैया जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, वो भी संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। वो भी अपने अपने, एक में देखिए ना अभी थोड़ी, तो ये रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब कोई भी कुछ भी कर दे रहा है, कैसे भी तरीकों से लेकर के। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि जितनी शिक्षण संस्थाएं यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो है डिपार्टमेंट वाइज। जी जी जी, वो सब डिपार्टमेंट वाइज तो बड़ी साजिश है, वो तो बहुत बड़ी साजिश है। बता रहा हूँ, ये सब कोर्टों की वजह से बहुत सी चीजें हो रही है सारी। लेकिन उसका कारण यही होता है कि जब पॉलिटिकल जो संघर्ष है वो कम पड़ता चला जाता है, तो ये हावी हो जाते हैं दूसरे प्रकार की ताकतें। और इस समय भारत के अंदर स्थिति ऐसी है कि जो सारा जो 1990 में जो उभार आया था, अम्बेडकरी आंदोलन में, दलित पिछड़े आंदोलन में, आदिवासियों के, वो उभार तो है, लेकिन खत्म हो गया, जो तीव्रता है वो खत्म हो गया। एक बात और भी है जी, आप कह रहे हैं कि क्या
ये जो आंदोलन है, बहुजन आंदोलन क्यों फेल हो रहा है, मेरा अपना एक बात और भी है जी कि जाति के नाम पर जातिगत संगठन बने हुए हैं, जी। जातियों के नाम पर, है ना, वो सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट हाँ जी, हाँ जी। है। आप एक कहीं भी जगह, दिल्ली में या कहीं भी, आप दलितों के नाम पर कोई मीटिंग बुलाए, कोई सभा बुलाए, तो आपको हजारों की तादाद में भी नहीं आए। नहीं तो आएंगे। जाति के तो हाँ जी, जाटो बिल्कुल। महासभा, रैगड़ जी। महासभा, भैरवा महासभा, हाँ हाँ। आपको लाखों की तादाद में आएंगे और पैसा भी देंगे, जी 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 जी। पैसा। जी तो ये जो है वो अस्मिता है ना, जो जातियों की अस्मिता इन्हीं में नहीं, सभी बैकवर्डों में जगह, भी, सब जगह, सब जगह, वो सब जगह, सभी ब्राह्मण जातियों, महासभा हो गया, क्षत्रिय महासभा हो गया, करणी सेना हो गया, यादव सभा हो गया, कुर्मी सभा हो गया। ये सबसे बड़ी रुकावट है मेरे अपने हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दलित मूवमेंट को, खास तौर पर दलित मूवमेंट हाँ जी, और बिल्कुल। दलितों के लिए तो राहुल भाई, मेरा अपना विचार, इसको खत्म करने के लिए आपके पास सिवाय बुद्धिज्म को अंगीकार करने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। बुद्धिज्म को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन कितना बुद्धिस्ट आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है अभी मजबूत, राजस्थान में या और जगह लोग ले रहे हैं बुद्धिज्म में? नहीं, तो बहुत बिल्कुल बहुत ही कमजोर स्थिति में है राजस्थान में। कहाँ है बुद्धिज्म? है नहीं, संगठन है नहीं, कहीं नहीं, सारे गले। मैं तो आम जनता की बात कर रहा हूँ, जैसे ये आपके जो है जगह जगह ये अम्बेडकर को मानने वाले लोग, जी जी, वो तो कम से कम बुद्धिज्म को अपनाए। वो अपना सारे जगह भीमसेना के लोग। तो आपका कहना यह है कि जो जो जातीय अस्मिताओं का खेल चल रहा है, खासकर जाति है, उपजाति है, ये अम्बेडकरवाद को ही खत्म कर देगा सब। बिल्कुल बिल्कुल खत्म करने के लिए। बाबा साहब का जो जाति उन्मूलन का सपना था, उसको तो ये सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और न केवल ये, जबकि डिवीजन इतने तगड़े हो चुके हैं हम्म, गांव गांव में जो है, जब 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 राजनीतिक लड़ाई की बात आती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो दूसरे लोग उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में हमने इसका समीकरणों का सब हालचाल देख लिया कि कितना उपजाति 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 करके जो है सब जगह फिर वो जो ताकतवर जो जातियां हैं उनके कब्जे में आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो है वो एक दूसरे के खिलाफ भड़काओ, उसने ज्यादा ले लिया, तुमने कम लिया, तुमको ज्यादा नहीं मिला, हमको कम मिला, और जो सबसे ज्यादा मलाई खा रहा है वो आराम से रहता है। सही है। तो ये जो बिल्कुल, एक तो ये आपकी बातों से बहुत पता चल रहा है बिल्कुल कि जो किस तरह से जो है वो जातीय अस्मिताओं ने एक बड़े जो अम्बेडकरी आंदोलन को होना चाहिए था राजस्थान में खास करके, उसको कमजोर किया है। तो आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जो चकवारा की लड़ाई। अब बहुत सारे लोगों को, तो बहुत सारे लोग इस सवालों को देख करके ऐसा लगता है उनको कि वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल। ये कैसे होता है जी चकवारा का? तो पानी नहीं पीने दिया जाता। बाबा साहब का आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था, महाड़ का, आप हम लोग सब जानते हैं। और शायद महाड़ के बाद लोगों ने चकवारा ही सुना होगा। बिल्कुल 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 सुन तो ये लेता है। चकवारा की क्या स्थिति थी, कैसा क्या मामला था? पखवाड़ा में भी बिल्कुल महार जैसी जो है, बिल्कुल एक तरह की समानता है, समानता जी नहीं है। तो बहुत बड़ा वहाँ गांव है, जी और चकवाड़ा वो गांव है शायद बाबा साहब के टाइम पे, जब बाबा साहब जिंदा थे, जी। तो उन्होंने अपनी उसमें लिखा भी है हाँ कि यहाँ पर एक बार दलितों में, बहुत बड़ा गांव है, लोग संपन्न है, जी। देसी घी के पकवान बनाए, अच्छा। सार्वजनिक भोज का क्या था, हाँ सबने मिल करके बेचे। वहाँ के जो राजपूत हैं, जो और उनके जो जाट बहुल एरिया है, अच्छा। इनको पता चला कि कमाल देसी घी का, तो उन्होंने जो उनके पकवान थे अच्छा। सब पे रेत रहे, रेत रहे, अच्छा। रेत रहे। बाबा साहब ने भी जिक्र किया, ये आज़ादी से पहले की बात है। हाँ हाँ। और वहाँ पर उस घटना को लेकर के जी रियासती, जयपुर रियासत का केस था,
जी। तो जयपुर के जो शासक है, राजा है, उनको पता चला तो उनको बहुत बुरा लगा। अच्छा। उन्होंने कार्रवाई की, ये क्या है हाँ। कार्रवाई, और बाबा साहब ने नहीं करा। लेकिन अब ये वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, अच्छा। और उस तालाब में कई बार श्रमदान करते हैं गर्मियों में, पैसा दे करके और भी कुछ करते हैं रख रखाव के लिए। उसमें वहाँ के जो गांव के दलित लोग थे, जी। वो भी पैसा देते थे, श्रमदान भी करते थे, लेकिन उस तालाब के पक्के घाटों पे नहीं से था, जी। पक्के घाटों पे नहीं से। अच्छा, मतलब छोटे वो कच्चे पे ही जाते होंगे वैसे ही, क्या नाम? कच्चे पे एक था बाबूलाल नौजवान, उसको ये बुरा लगा, बुरा लगा, पैसे भी हम देते हैं, श्रमदान भी करते हैं, तो हमने एक दिन क्या किया उसने, जी। एक आदमी को लेकर के और जो है कुछ पक्के घाट से, पक्के घाट से वो नहा लिया, जी। नहा लिया, पानी की तरह, आग की तरह वो खबर फैल गई कि बाबूलाल नाम के जी। पहलवान है, तालाब को गंदा कर दिया। अच्छा। शाम को पूरे गांव की पंचायत, पूरे गांव और उन पर दलितों पे कि इन्होंने हमारे तालाब को गंदा किया है, परंपरा तोड़ दी है गांव की, और उस पर जुर्माना कर दिया। जी। बाबूलाल पे नहीं, पूरे समुदाय पे। समुदाय पे 5,000, हाँ। 5,000 रुपये दो और अच्छा। माफी मांगो, आइंदा हम नहीं करेंगे। ओ। तो अब जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा बैरवा समुदाय में जो दलित थे उनमें भी थोड़ी सी सरसन। तो हाँ, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने पैसा पैसा नहीं अच्छा। दिया, उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया, बस सोशल बाइकाट कर दिया पूरे गांव में, अच्छा। पूरे गांव में सोशल बाइकाट कर दिया, परेशान हो गए वो। उस वक्त वो हमारे पास आए हैं, उसके बाद अच्छा। जी। हमने कहा भाई जी। गलत बात है, FIR लिखाओ, अच्छा। और क्या इलाज है, FIR लिखवाई, FIR लिखवाई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जी। कलेक्टर ने कहा कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और मामला ऐसे ही चला। अच्छा। यहाँ का ये लोग ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट के बगैर, जी। स्टेट के ह्यूमन राइट कमीशन क्या किया कि वो आए कलेक्टर के साथ, अच्छा। है ना, और एक बार नहा लो और बस, अच्छा। तो मामले को दबाने की कोशिश की। अच्छा, खाली सिंबॉलिकली करना चाहते थे। नहीं करना। इसी दौरान सारे का सारा चलता रहा, चलता रहा। उन दिनों मैं उनके साथ NCDA चलता था, जी। वहाँ गया था जिनेवा में, जी। मैंने वहाँ ये खोला भी ऐसे से बात, अच्छा। तो वो वहाँ खोला तो हिंदू में आ गया, हाँ। हिंदू अखबार में आ गया, तो सरकार की आँख खुली, जी। जी। आँख खुली तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई करो, जी। 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 FIR पे कार्रवाई करो, हाँ हाँ। FIR पे कार्रवाई की, तो जो लोग जी। उनकी वो की गई। जी। और नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है ना, नेशनल, हाँ जी। हाँ जी। उसका भी एक दल आया, उन्होंने भी कहा अच्छा। तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, 5 जी। कार्रवाई शुरू, लेकिन प्रशासन का रवैया, पुलिस का, प्रशासन का ढीला रहा कि यार ये काम का तनाव पैदा हुआ है क्या, उनके लिए बहुत छोटी बात। जी। क्या हुआ कि भाई एक सद्भावना यात्रा निकली, घाट से अच्छा। 20 किलोमीटर है, हमने कहा सद्भावना, और भाई साहब आपको ये सुनकर के सोच होगा, उसमें सिर्फ दलित 2 या 3 थे। अच्छा। सद्भावना यात्रा हमारी ये थी कि हम, अच्छा, दलितों के लिए थी, लेकिन दलित 2 या 3 थे। बाकी उसमें कुछ आर्य समाजी थे, कुछ आधारवादी थे, कुछ प्रोफेसर थे, कुछ मानव था,
अच्छा अच्छा। हाँ सर। तो 10 किलोमीटर बाद हमको पड़ाव डालना था। अच्छा। 10 किलोमीटर डाल दिया। हाँ जी। इसी बीच पड़ाव के बीच वहाँ पता नहीं कैसी अफवाह फैली जी। कि ये जो दलित हैं हाँ हाँ। तालाब को गंदा करने के लिए आ अच्छा। रहे हैं हजारों की तादाद, ओहो। हजारों की तादाद में लोग हैं, लठ लेकर कोई क्या लेकर कोई क्या अच्छा अच्छा। ओहो। लेकर। सीआईडी ने खबर दे दी, हाँ हाँ। तो उधर से भी सरकार की तरफ से भी फौज आ गई, अच्छा। मतलब पुलिस जी। बटालियन आ गई और कुछ कलेक्टर आ गया, एसपी आ गया, हम्म। सब कुछ आ गया। हम 10 किलोमीटर दूर थे अच्छा और वो उग्र हो गई भीड़। तो कलेक्टर को साले को कमरे में बंद कर दिया है, अच्छा। बड़ी मुश्किल तब अरे बाप। जो एसपी लियाकत अली का सिर तोड़ दिया, हम्म। डीआईजी का एक से कहा उसके चोट लगी। अरे बाप। उन्होंने हमारे पास मैसेज आया कि भाई आप जो है डिस्पर्स हो जाए। जी मॉब आ गई तो हमको 200-250 आदमी जी। महिलाएं भी थी पीछे, बड़ी मुश्किल से टकराव हुआ पुलिस में और उससे पूरे क्षेत्र में कटुता फैल गई। ये दलित जो है तालाब को गंदा करना चाहते हैं। अच्छा। कोने पे एक मंदिर है, तो मंदिर में जबरदस्ती घुसना चाहते हाँ हाँ। हैं। तभी से वो बाद में, हालांकि उनके सब पे केस चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं साला अच्छा सारे के साथ, लेकिन वो उसके बाद ये स्थिति हुई अब तालाब में केवल दलित ही नहाते हैं। अच्छा। मुझे लोगों ने कहा कि ये तो खराब हो गया, अच्छा तो अब वो उन्होंने बंद कर दिया। हमने कहा हाँ ये तो अच्छा खुशी की बात ठीक है। हाँ, बहुत खुशी की बात है, तुम मत मत करिए। है। हाँ, अच्छा लेकिन अभी भी 10 साल बाद भी 2001 का किस्सा है ये, 10 नहीं, अब तो अभी 20 साल, 20 साल हो गए, 19 साल। 20 साल आज भी तनाव है। उसके बाद बहुत आपस में टकराव हुआ दलितों में, छोटी छोटी बात को लेकर सारे के सारे। प्रशासन पक्षपात करता रहा, फिर भी हम लोगों का प्रयास रहा थोड़ा सा। तो वहाँ पर ये है कि हमारे जो लोग हैं उनमें एक तरह से जागृति आई और जान आई, और वो थोड़ा सा अब डांट डांट जो हमें दबाते थे ना, जी। वो दबते नहीं। अच्छा। ये है, जी जी जी। उसका असर हुआ पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र सारे के सारे। अगर प्रशासन ढंग से काम करता है, अगर इम्पार्शलिटी से काम करता है, तो असर तो पड़ता है लोगों में भी। लेकिन प्रशासन में ही अगर ढीलापन है या जातिवाद है, तो फिर तो ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ये राजस्थान में जैसे आपने कहा कि अब उस तालाब में जाट नहीं आ रहे, उन्होंने छोड़ दिया। समझ नहीं और पड़ता। जैसे एक बार आप जानते हो कि बहुत पहले जो है स्वामी अग्निवेश जी ने एक मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया था। मैं भी था उसमें। अच्छा। तो वो कौन सा मंदिर था, एक नाथ द्वारा का। ना ना द्वारा में नाथ द्वारा का मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया। अब मुझे पता नहीं है कि अभी नाथ द्वारा में दलितों को अलाउ करते हैं अभी या नहीं करते हैं। नहीं करके उसके बाद भी वो हुआ। नाथ द्वारा में ऐसा था ना कि करते थे पहले, जी। लेकिन वो पहले प्यूरिफाई करते थे, अच्छा। शुद्धिकरण करते थे। ओ बा। शुद्धिकरण का कैसे गए आप, तो गंगा जल से अपने अच्छा तिलक करें, अच्छा। फिर यहाँ पर एक सफेद कंटीसी पहना देते थे। अच्छा तो पता चल जाए कि आप दलित हैं। दलित है तो कोई आपसे टच ना करे, ओ। सारे का सारे। और उसको अंदर तक नहीं जाने देते थे, मंदिर के बिल्कुल गर्भगृह में नहीं जाने देता हूँ। उसी को लेकर के किया था। मैं अच्छा। भी था, जी। जब मेरे को रिट की हाई कोर्ट में, हाँ हाँ। उसके बाद अग्निवेश तो कर नहीं सकते थे। उन्होंने कहा मैं तो दलित नहीं हूँ, तुम जी करो। जी मैंने कहा जी तो वो उस वक्त हमारे जी देश वर्मा चीफ जस्टिस थे, जी जी बहुत अच्छा फैसला दिया जी। यहाँ के चीफ जस्टिस थे रहते, हाँ जी। और कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे राज्य के उसमें सब जगह मंदिर प्रवेश में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हम लोग दिल्ली में रहता था,
जी जी मेरे पास वहाँ का PR हो गया जी सरकार का अफसर कि आप चलो भाई, आपको हम दर्शन करा देते हैं। जी। मैंने कहा भाई मुझसे कहो कि हाँ। वहाँ जाके पेशाब करो तो भी नहीं जाऊँगा। मैंने यही कहा, मुझे क्या करना, जी 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 हम अपने अधिकार को जताने के लिए मैंने रिट की है, जी 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 और उसको सफलता भी मिली। लेकिन जी उसके जी बाद हमने दबाव देखा, अब भी जी। वहाँ पर तो शुद्धिकरण का तो हटा दिया, तो शुद्धिकरण नहीं करते उसके बाद, अच्छा अच्छा अच्छा। होता है ना। लेकिन वो तनाव रहता है अभी भी। तो ये जो पूरा चीज जो हो रही है कि मतलब कानूनी तौर पे अगर कभी जबरन कर भी दिया जाए तो लोगों के दिल तो मिल नहीं रहे। जो मतलब जो सवर्णों का या जो खास करके जो तथाकथित दबंग जातियां हैं, अब ये दबंग जातियां बोले या जैसी भी जातियां हैं, इनको जो है दलितों के साथ आने में जो है दिक्कत हो रही है। और दिक्कत दिमाग में, दिल दिमाग इनग्रेन्ड है और खून में डाला, तो बिल्कुल कहते हैं आपको डिग्निटी और सम्मान देना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं देना चाहते। और उनको पता नहीं क्यों, क्या कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं होता उनका, उनकी छवि भी कोई उचित नहीं होती, समझ नहीं आता। यहाँ और, और अभी जो एक जो गाँव जी गाँव है अलवर में, राजगढ़ के पास है, उनका नाम, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। आजकल ये लोग है ना, जी। स्कूल वाले, विद्यालय वाले, साड़ी वाले, जो हमारे जो भामाशाह होते हैं ना, हाँ जी उनसे हाँ जी मदद लेते हैं। हाँ जी हाँ जी टोडी गांव गुजरों का बाहुल्य है। अच्छा। तो वहाँ पर वो एक, अब तो दलितों में भी कई बार ऐसा होता है ना, होने के लिए होता हाँ है। जी हम भी। तो उसने कहा सबको भाई, कोई कमरा बनवाए, कोई अलमारी लाए, कोई कुछ करे, कुछ क्या क्या दे जी सकते। एक दलित जात में दीवार करके दरवाजा बना दूंगा, जी मैं बना, दरवाजा बन गया, सब कुछ हो गया। बाद में वहाँ के गांव वालों को, खासकर बुजुर्गों को पता जी। चला, हमारे लड़के एक समाज की बनी हुई उसके नीचे से जाएंगे। ओह। और उस बात को सपोर्ट किया वहाँ के MLA ने, गुजर MLA। अच्छा। उसने क्या किया, जब वो लोग, हमने भी कहा था उसी पैसा दिया तो उसका सम्मान तो दो, पट्टी लिखते हैं ना, जी जी नाम लिखते हैं। ये नाम नहीं लिखा जाए, अच्छा नाम नहीं लिखा जाए। अच्छा उन्होंने इंसिस्ट किया तो उन्हीं को केस लगा के गिरफ्तार करवा दिया। तो मैं गया खुद कलेक्टर के पास, कलेक्टर अच्छा। चाहिए क्या, कलेक्टर तो ऐसा देख रहा था जैसे पता ही नहीं, वहाँ आना जाना कर रहा, ये है वो है। मैंने उनसे कहा कलेक्टर से, भैया हमारे, अब हम जानते हैं आप तो मंत्री के आदेश से चलते हैं, हमारे यहाँ कानून से थोड़ी चलते, आप ना कानून को मानेंगे ना हमारी जाए, आप तो मंत्री की बात करते हैं। जी जी। गुस्सा हुआ, कलेक्टर गुस्सा हुआ। अच्छा। तो मैं ये बता रहा हूँ, कलेक्टर, अफसर साहिब, SDM, जो भी लोकल पुलिस वाले, सब मंत्रियों के। अब एक आप बताइए, उसने दरवाजा बना दिया जी जी कि जी नीचे से गुजरने से जी जी। उनको कोई नोटिस है, हम्म। हमारे बच्चे नीचे से जाएंगे, वहाँ बताइए। फिर सरकारें समर्थन करती है, ऐसे पॉलिटिशियन जी मंत्री बनाती हैं, और वो मंत्री खुलेआम उल्लंघन करके छुआछूत को बढ़ावा देता है, भेदभाव को बढ़ावा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना, सब जगह ऐसा ही है। तो एक उदाहरण, जी 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 आपको सारे के सारे जितने पॉलिटिशियन जी वोट को ध्यान में रखते हुए, तो ये अपर जाति के लोग ज्यादा वोट हैं, क्या ज्यादा खुश रहेंगे, कोई नहीं कोई रास्ता निकाल के दलितों को साइड लाइन कर देते। जी जी जी। नहीं वो बिल्कुल आपकी आपकी बहुत आपने बात की। मेमरोड साहब, आप तो जैसे राजस्थान काफी समय से जा रहे थे और आपका साथ में बड़ा, आपने बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज को भी अपने साथ जोड़ के रखा शुरुआती दौर में। तो ये कैसे संभव हुआ? जैसे आपके जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब को आप लेके आते थे और भी कई जजेस को लेके आते थे, कैसे आपका ये रुझान या उनके साथ में लगा हुआ? नहीं, कृष्णा अय्यर का तो मेरे को बहुत जबरदस्त था, कृष्णा अय्यर और दूसरों को भी, जस्टिस जैसे हमारे माली साहब।
माली भट्ट साहब तो बहुत बात के, वो बहुत हाँ, ज्यादा अच्छा, ज्यादा ले नहीं। लीजिए, मुखौटी थे हमारे। रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी। रामास्वामी की बाद में ये नहीं, अच्छा, शुरू में जो जी के 1971-72 में जी तो मैं रेलवे में था, तो जी। पहली बार आरक्षण के खिलाफ ट्वीट की सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ हाँ हाँ, पर से यूनियन उसने ये की कि ये आरक्षण ठीक नहीं है, मेरिट को नष्ट करता है, मेरिट जो है उसको, और ये भेदभाव करता है उसको। और वो केस लड़ा हमारे कृष्णा अय्यर साहब की बेंच। अच्छा मैं नहीं जानता कृष्णा अय्यर साहब, अच्छा एक तथ्य बोला सारी, एक थे मिस्टर पाठक की बेंच में, अच्छा, एक थे चिन्नप्पा रेड्डी। चिन्नप्पा रेड्डी बहुत अच्छे, जी तो ये सब लिखा। तो एक कुम्भारे साहब, NH कुम्भारे, जी, पीपल्स पार्टी के राज्यसभा के मेंबर, अच्छा, उनका बहुत अच्छा, बहुत मुझे जी सहयोग मिला, समर्थन मिला, प्रेरणा मिली इन सब। तो जब केस के सिलसिले में ये कुम्भारे साहब के साथ हमारा ताल्लुक था, वो हमारी ऑल इंडिया रेलवे SC/ST यूनियन के अच्छा, अच्छा, प्रेसिडेंट थे जी जी, कुम्भारे साहब। अच्छा, आज तक वो खुद भी बैरिस्टर थे। जी एक कहीं मीटिंग में, ये आरक्षण की मीटिंग थी, उसमें जिक्र चल गया, मेरी यूनियन के सेक्रेटरी थे मिस्टर गंगा साहब, जी बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े नौजवान साथी था, मर गया। जी बात सुनी, वो राज्यवर है, जी, मैं दिल्ली में, तो बात करी वहाँ हमारे साथ कृष्णा अय्यर, हालांकि वो करना नहीं चाहिए था, जी, कृष्णा अय्यर ने हमारे बात उसको, मैं हूँ उसका, लेकिन मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है अच्छा केस से रिजर्वेशन के अच्छा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट वो हमारा जनरल सेक्रेटरी था गंगा साहब, उसने इकट्ठे करके और हमारे साथ, तो वो गंगा साहब रहते थे गाजियाबाद, अच्छा मेरी ड्यूटी लगाई, आप उनके बंगले तक गया, अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट्स को बंगले तक गए, इतना ही मैं नहीं जानता था कुछ। और मजे की बात और भी बताऊँ आपको, जी जब मैं पहली बार गया, मिलने गया, डॉक्यूमेंट लेके, एक कोई मेरे साथ साथी और था, अच्छा, तो मैंने गेट पे पूछा, हमारे साहब से मिलना है, तब ठीक है। वो घूम रहे थे, अच्छा नंगे पैर अच्छा, लान में घूम रहे थे, मैंने सोचा वो होगा बगीचे वाला, तो नंगे पैर में अच्छा मैंने उनसे पूछा अय्यर साहब से मिलना है, अच्छा, तो हिंदी कम यस 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 आई एम अय्यर, अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर। अच्छा मैंने वो उनको कागज दिए, मैंने कहा ऐसे ऐसे लिखना, कहता यस यस यस। मैं से पूछा आप कौन है, कहा मैंने मैं भी रेलवे यूनियन का, ऑल राइट ठीक है। और फिर मुझे बताया उन्होंने, एक हफ्ते बाद मिलना, कोई मुझे क्वेरी हो, कोई जानकारी हो, तो मैं फिर एक हफ्ते बाद मिला, अच्छा उन्होंने कुछ और चीजें मांगी, अच्छा, और चीजें मांगी, वो मैंने बताया गंगा साहब को, गंगा साहब ने कहा फिर गंगा साहब भी गए थे तीसरी बार कर करा कर। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा पता नहीं, पढ़ते नहीं है लोग, हिस्टोरिकल जजमेंट है वो अय्यर साहब का, जी जी, 1978 में वो हुआ फैसलाबाद करते, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ, अच्छा, ये शोषित बन गए, रिजर्वेशन जनरल शोषित, हाँ हाँ समझ गए ना, हाँ हाँ, समझ गया मैं। जनरल वाले अगर हम शोषित हो गए, हाँ, तो हमको रिजर्वेशन चाहिए। मेरिट को ये हाँ जी, हाँ कृष्णा अय्यर ने सारी दलीलों से
सब दलीलें मेरिट की और ये वो सब कर काट के उसमें तो ये भी तक लिखा था एक्सीडेंट होते हैं ना वो इसलिए होते हैं कि इनको शेड्यूल कास्ट को ड्राइवर बना दिया ना ओहो, इसकी अच्छा, अरे वाह, उस लिखने और हिस्टोरिकल तो उसके बाद तो कृष्णा अय्यर साहब को बहुत अच्छे थे मैंने देखा और उनके बाद तो उनको मैं कहीं जो भी फंक्शन में बुलाता था तो आ जाता जी जी, सब फंक्शन में आ जाता प्रो पुअर थे प्रो वुमन थे वो तो सब नहीं थे बहुत सारे उन्हीं ने मुझे ये मालूम समझाया कृष्णा अय्यर ने मुखोटी से बनाया मुखोटी जी वो जी थे उन्होंने हमारे रिजर्वेशन के सुप्रीम कोर्ट में बगैर पैसे का लगे जी जी, मैं मुखर्जी साहब को जानता था, जी जी, मुखोटी साहब बहुत अच्छा है सारा का सारा तो इन सबका योगदान है इसमें कुंभे की कृष्णा अय्यर के साथ ये बाकी तो ये हमारे जॉर्ज वर्गीस वगैरह जी जी, जी जी, सारे के साथ हमारे और भी अच्छे जो बॉबी थी ना जी जी, सुप्रीम कोर्ट में वो लोग बहुत से जज होते थे वकील होते थे उन सबसे मेरा आने जाने से आज एक बड़ा त्रासदी है एक्चुअल में कि आज के दौर में उस टाइप के दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब नहीं नहीं पोलराइजेशन नहीं भी इतना हो गया, पोलराइजेशन भी बहुत हो गया है, लोगों के आपस में बातचीत में भी बड़े भरोसे टूटे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब जो वो दौर था, जो 90 तक कम से कम ऐसा दौर था कि जो बहुत सारे ऐसे जजेस थे, ऐसे हाँ वकील वो थे। दौर था डी ए देसाई थे जी 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 परेडी थे जी जी, कृष्णा अय्यर थे सारे के सारे अब कहाँ है बिल्कुल, कहाँ है ऐसे जज कहीं भी आने वाले अभी कहीं दिखाई नहीं देते हैं लोग। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज अगर हम मेमरोड साहब ये पूछना चाहें कि हमारे दलित समाज के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती है आपकी दृष्टि में क्या है, क्या कहेंगे कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हमारी यूनिटी की है सबसे बड़ी और यूनिटी के लिए जो दलित मूवमेंट है दलित ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिवाइडेड है बहुत बुरी तरह डिवाइडेड है कहीं अहम है कहीं और न और अस्मिता की लड़ाई है आपस में जी कहीं एक दूसरे को कम की है आप देखें कहीं भी दलित आंदोलन क्यों फेल है बड़े बड़े लीडर्स में आप देख लीजिए प्रकाश अम्बेडकर कहता है नहीं नहीं और कुछ रामविलास पासवान कहता नहीं मेरी चलेगी यानी ये फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी ये सब एक जगह बैठने के लिए क्या है मायावती है मायावती पे तो नहीं है ठेका मैंने ले लिया मेरे अलावा कोई कभी नहीं और नतीजा ये हुआ कि वे सारे छिकड़ करके धीरे धीरे कम हो रहे हैं अभी तक उनका असर कम हो गया तो बहुत सी पार्टियां थी ये जो हमारी 90 के बाद आपने देखा जी जी मंडल के बाद जी ये प्रेशर लुक में काम करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट जी आरक्षण का हो चाहे वो सोशल जस्टिस जी चाहे लालू प्रसाद की हो चाहे मुलायम की हो जी जी सारी के सारी जो सोशल जस्टिस के जो पक्षधर थे धीरे धीरे कम नहीं सारे के सारे जी बहुत से काम है तो जैसे मैंने बताया नीचे के लेवल पर ये जो है छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जाति की अस्मिताएं हैं ना वो भी आगे आ रही है और अमन दलितों की जो और जाति है दलितों क्या वो भी उनमें भी बहुत जो है छूट है छूट का मतलब ये है अलग अलग बेटी विवाह नहीं है कोई नहीं है सारी के सारे छुआछूत है बहुत ही आपस में ही छुआछूत करती है दलित जातियां जी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सवाल करते हैं और फिर जो सबल हो गए इन जातियों में वर्ग या लोग
उनका कोई लेना देना नहीं है समाज से, कोई लेना देना नहीं। जी 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 बिल्कुल। आइए मैं मेरे पास बहुत से परिवार हैं राजस्थान में जिनके मेंबर 5 या 6 मेंबर हैं, और इसमें आगे तो सारे के सारे IAS है या RAS है सब, लेकिन उनका समाज से कोई लेना देना नहीं, सारे के सारे सामाजिक सरोकार से बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत से बात एकता एकता का मंत्र क्या होगा अगर इनको हम बोले कि सब एक होनी चाहिए, सब बोलते हैं कि इनको एक होना चाहिए, सब बहुजन समाज को एक होना चाहिए, क्या कंडीशन होगा? तो एक होने का बिल्कुल ऐसा तो मापदंड नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा यह है कि एक कोई ऐसा होना चाहिए कि मापदंड कम से कम, जैसे मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है, मिनिमम कॉमन। जी जी। एक बड़े ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए आपस में मिलकर के तो बोले, मिलकर के तो काम करें, लेकिन जो है दलित आंदोलन की बात नहीं कर रहा, पूरे एज ए होल जी जी पॉलिटिकल मूवमेंट की बात जी कर रहा हूँ। जी जी किसी भी पार्टी को सारे भी जा रहा है, ये है ऐसा। लेकिन लाल साहब ये तो ट्रांजिटरी पीरियड है, जी जी संक्रामक काल है, थोड़े दिन बाद ये सब चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी सारी। अब जी अच्छा क्यों ठीक कर दिया समय ने, आप लालू यादव का सोच सकते थे क्या? जी जी सही सही कह रहे हैं? हैं बिल्कुल। मुलायम सिंह को कह सकते थे क्या किसी आ जाएगा? हाँ, लेकिन एक चीज समझ आती है, जैसे मैं आपने इतना डॉक्यूमेंटेशन किया, आप अभी भी मैं देख रहा हूँ कि CDR का काम है जो खासकर लीगल एड है, और जो एक चीज जब जब पॉलिटिकल लोगों को मैं देखता हूँ कमजोर कैसे पड़ गए, तो मुझे एक मतलब ये समझ में आती है बात कि जो बहुजन समाज में या दलित समाज में बहुत ज्यादा जो लोगों का दिलचस्पी जो था पॉलिटिकल एंगल तो बहुत ज्यादा गया कि भाई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन ये जो लीगल एड और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और जो डॉक्यूमेंटेशन है ये पार्ट बहुत कमजोर रहा। इसीलिए नेता लोग आराम से जेल जा रहे हैं, लेकिन उनको बचाने वाले उनको डिपेंड करना पड़ता है वही सवर्णों के सलाहकारों पर। सही है। तो ये जब तक इस चीज की तरफ नहीं आएगा कि हमारा भी, हमको भी कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे लोग भी लॉयर बने, वकील बने, ये एक बड़ा मीडिया अपना तैयार करें अच्छा किस्म का, तो ये इस तरफ ध्यान जो है वो लोगों का कम गया है। बहुत कम है। देखिए ये जो लीगल एड के लिए जो आपका अथॉरिटी बनी है नेशनल, लाल साहब जी बहुत फंड इस वक्त प्रोवाइड कर रही है जी गवर्नमेंट, बहुत फंड प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ इसलिए कि उनको कानूनी सहायता मिले, जो उनका सजा का जो रेट है, कन्विक्शन रेट है वो बढ़े, जी और न्याय की अवधारणा। जी लेकिन कितने लोग हैं आप देखिए जिनको तो वो पैसे देते हैं? नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल सही। हम बेचते हैं केस, और ये जो अथॉरिटी है लीगल एड, उसको भी हम अच्छा नहीं समझते, उसको भी चैलेंज करते। ये जजों का है, डिस्ट्रिक्ट जज है, हाई कोर्ट का जज है, बाहर वाले को सुनते नहीं है, आने नहीं देते, तो पैसा आता है हमें बंटवारा करने, उसको पूरा फायदा पहुंचता है। शायद एक कमेटी बनाई थी, मुझे ध्यान नहीं, कुछ दिन पहले लीगल एड के स्ट्रक्चर को देखने की, वो रिपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रही, क्योंकि इनका राज है, जी ये रिपोर्ट इनके अगेंस्ट है, मिल नहीं पा रही। सही कह रहे हैं, अब ये सलाह कोई जरूरत पड़े तो ये वही संजीवी साहब के जब पास जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल ना, तो इसलिए क्या कि बार बार नजर आता है लोग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो बहुत बात करते हैं, हर एक जो जब भी बात करो तो सबकी नजर जो है वो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में रहती है, लेकिन सबसे इजीएस्ट है ना पैसा बनाने हाँ का। जी, लेकिन बाकी कोई ये नहीं बोल सकता कि हम सामाजिक आंदोलन करेंगे, या नहीं हम जो नहीं है नहीं, सामाजिक आंदोलन को या हम जो है लीगल एड प्रोवाइड करेंगे, या हम डॉक्यूमेंट करेंगे, जहाँ मेहनत का काम होता है ना, मेहनत का काम है, थैंकलेस जॉब है ना ये, लगातार डॉक्यूमेंट करना चीजों को। हाँ, एक बात बता, राजस्थान में भी हमारे लॉयर्स ऐसे हैं, हम डायरेक्टली तैयार कर रहे हैं, डायरेक्टली
तैयार करना जी जी जी। पहले बने। मुझको मतलब ये नहीं कहना, कोई एक भी लॉयर ऐसा नहीं दिखाई देता, राजस्थान की बात करता हूँ, जी। जो कॉम्पिटेंट हो और हाई अच्छा, कोर्ट के जज को बना सकते। कॉम्पिटेंट मतलब हाँ, जो पिटिशन। सिस्टम के मुताबिक जी जी जी। अंग्रेजी हाँ जी, हाँ जी, सही कहा। आर्गुमेंट कर सकता हूँ, जो है ड्राफ्टिंग कर सकता हूँ, हाँ और जो एक क्वालिटी जी औरों जी में जी तो है। जी जी जी। हमारे जो उसका कारण है, उनको कोई बैकिंग नहीं है, पैसा नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, कोई हाँ कुछ भी नहीं है, डॉक्टर डिग्री ले ली, हाँ, खाली डॉक्टर। एलएलबी कर लिया, लोग सोचते हैं कि हो गया इसलिए बस। हम ऐसे लोग थोड़ा सा मोटिवेट करना चाह रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि जो जैसे आपने भी जब डिसाइड किया मेरे को जयपुर जाना है या राजस्थान में काम करना है उतने साल पहले, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि डॉक्यूमेंट करना चीज़ों को और लीगल एड प्रोवाइड करना, क्योंकि ये काम तो कोई कर नहीं रहा ना, इसकी तो आज नहीं, जरूरत है कोई बहुत नहीं ज़्यादा। कर रहा, कोई नहीं कर रहा। राजस्थान में एक भी ऐसी संस्था नहीं जो सही रूप में लीगल एड प्रोवाइड करने का काम कर रही। लोग इसको अत्योशक्ति मानेंगे, लेकिन नहीं नहीं, मुझे तो लीगल नहीं एड दिखाई। कर नहीं है कहीं भी, बहुत कम जगह पे है। मुझे नहीं लगता कि खास करके दलितों में जो संगठन मैंने देखे हैं वो आंदोलनात्मक बात तो करते हैं, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ती है कि खड़े हो जाओ लीगल एड प्रोवाइड करना, तो फिर लोग उतना नजर नहीं आते हैं। क्योंकि लोग जो है सोचते हैं कि धरना प्रदर्शन तो हो जाए, धरना प्रदर्शन से भी होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता ना, बाद में मामला कानून पे ही आता है। कानून पे आता है, कानून लड़ाई पे लड़ाई तो कागज में ही लड़नी है हमको। कागज पे ये एफआईआर में कोई कमी न रहे, इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो, कोर्ट में सही तरह से आर्गुमेंट हो, तब जाकर के सफलता मिलेगी। मैंने SC ST के कई मुकदमे देखे हैं, केसेस में खुद कोशिश करी लगवाने की, पुलिस पहले ही एक तो एक दो महीने वैसे ही डिले कर देती जानबूझ के, तो हाँ, 1.5 महीने डिले करेगी FIR लिखने में, तो के पहले ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल डिले इसीलिए करती है कि वो ग्रेविटी उसकी जो है। हाँ, अब आधी से ज्यादा गवाह गायब हो जाते हैं, गांव में तो कोई आने को तैयार नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, और फिर अभी जो जाए तो बाद में दबाते हैं। हाँ, और फिर जो मैंने जो देखा इसमें पाया कि फिर प्रशासन की क्या होगा इच्छा कि जहां पर दबाव ज्यादा पड़ता है तो FIR कर दो, और 4-4.5 लाख रुपए जो जाता है इनिशियल फेज में, और उसके बाद जब वो 4 सीट तक आता है तो कई बार तो 4 लाख ही तक वो खुश हो जाते हैं, कि वो सोचते हैं कि भाई हमने 4-5 लाख रुपए दे दिया, अभी आपने तो खुश है कि आप केस जाए जैसे भी जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत से केस ही तो कंपनसेशन मिल गया, हमें क्या लेने देना। मैंने ज्यादातर केसेस में देखा, बहुत मुझे अफसोस हुआ इस चीज का कि अधिकारी जो है, जो इतना मतलब जो 2-4 सिंपैथाइजर भी हैं वो भी बहुत अपने को असहाय मानते हैं। मतलब अधिकारियों में भी देखा तो बड़ा उनका बोलता है जी 4.5 लाख रुपए मिल गया ना, 4.5 लाख रुपए मिल गया तो आदमी की जान थोड़ा मिल गई भाई, उसका न्याय तो होना ही चाहिए। तो ये जो पूरा मतलब जैसे आपका CDR का भी काम कर रहे हैं, तो CDR का जो अभी आप क्या मेन उद्देश्य है? सीरियल का तो यही है कि हमारा टू डिफेंड दी राइट्स ऑफ दलित एंड वुमेन, महिलाओं का हमने खास तौर अच्छा अच्छा अच्छा। महिलाओं का राजस्थान में पूर्वा प्रथा की वजह से और दूसरे कारणों से यहाँ की जो स्थिति महिलाओं की है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए महिलाओं को भी हम साथ साथ चाहते हैं मिला, इसलिए हमने दलित महिला मंच बना रखा है। हम्म। दलित महिला मंच, अच्छा। तो महिलाओं को एक तो बस ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हम्म। तो कैसे हो? महिलाओं का तो राजस्थान में बहुत ही बुरा हाल है। तो मेमरोड साहब, थोड़ा सी व्यक्तिगत जानकारी चाहिए कि आप जैसे ये आंदोलन में कैसे आए, क्या इम्पैक्ट, किस चीज का असर आप पे ज्यादा पड़ा इस पूरे, जिसने आपको, आप तो रेलवे में काम करते थे, आप रेलवे में अधिकारी थे, आपने रेलवे से क्या आपको ऐसा लगा कि जो आपने रेलवे छोड़ा या रेलवे से बाहर आए, और इस पे कुछ थोड़ा सी। नहीं, वैसे तो बचपन से ही जी
बचपन से ही मुझे दिल्ली में ऐसे लोगों के साथ रहने का मौका मिला जो थोड़े से समाज सुधारक थे, समाज में बदलाव लाते थे सारे के सारे। उनके साथ रहने से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। एक शिवप्रसाद मरमट होते थे, वो मेरे को ही रहते थे। उन्होंने इस दलित आंदोलन पे बहुत काम किया। वो कोई आ जाता था मामला तो 2-3 बजे तक रात तक टाइट करते थे। अच्छा। तो मैं सोचता था ये, लेकिन उसका एक नतीजा मिला उस आदमी ने, जी। बदलाव लाया अपने समाज। अच्छा। और भी बहुत से लोग हैं। बाद में मुझे कुम्भारे साहब से बहुत प्रेरणा मिली। NH कुम्भारे जी जी RPI के जी जी बहुत ही अच्छे आदमी थे। जी पॉलिटिक्स में होते हुए भी उनको बहुत निस्वार्थ जो उनका जो भाव था जी उसने मुझे बहुत प्रेरित किया। बाद में आकर के उनसे बहुत बातें होती थी। कृष्णा अय्यर से बहुत काफी, हालांकि वो हमारे लेवल के नहीं थे, जी लेकिन उनकी बात को सुनते थे तो वो यही कहते थे कि ये जो है हमारे देश के अंदर जो है व्यवस्था जो है सामाजिक व्यवस्था देखा। उनको बता रहे थे कि मैंने केरला में जज बनने से पहले काम किया दलितों में, जी तो वो ऊंची ब्राह्मण था। जी जी कृष्ण अय्यर ऊंची ब्राह्मणों में भी किस्म है जी ना। जी अय्यर बिल्कुल हाँ, सही। तो वो कहता मुझे ही जात पार कर दिया, सोशल बाइकआउट कर दिया। हाँ जी। तो कहता उससे मुझे कोई फर्क नहीं हम्म, पड़ा। हमें चालू के साथ तो उन्होंने, वो कम्युनिस्ट थे जी आइडियोलॉजी से, अदरवाइज नहीं, लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए बाद में पहले काम किया मानवता, जी सोशल जस्टिस की। इसका बतौर लेवल ला इतने फैसले उन्होंने मजदूरों के हक में दिए है जो जज, मैं समझता हूँ काफी उनके लिए काफी काम किया। ये जेल जी जी बंदियों के लिए बहुत अच्छे फैसले, जी जी विकलांगों के लिए दिए, महिलाओं के लिए दिए, दलितों के लिए दिए, ट्राइबल्स के लिए दिए। तो उनके फैसलों से भी मुझको प्रेरणा मिली। और यहाँ तो यहाँ आने का तो सबसे बड़ा ये रहा कि यहाँ राजस्थान में दलित आंदोलन नहीं था, जी बिल्कुल नहीं था। आप शायद जानते होंगे उसी को डिपो, हाँ जी जी ये लोग वहाँ गए जी डरबन कॉन्फ्रेंस। अच्छा डरबन में 2000 में कॉन्फ्रेंस में इसके लिए ये भी गए, बहुत से लोग गए। ऐसे ही बैठे थे तो इनका एक असिस्टेंट था, नाम भूल रहा हूँ, नरेंद्र। वो उनका काम यहाँ था। तो इन्होंने ये कहा, जोशी जी, डरबन इनको पता लग गया, दूरदर्शी थे कि डरबन हो गई है। जी पिछले 10-20 साल तक दलितों के लिए ये फंडिंग एजेंसी खूब पैसा दी। अच्छा ये तो उन्होंने कहा कि मुझे साहब आप दिल्ली में है तो राजस्थान में आके काम करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे जी और दलितों के नाम से काम करो। उन्होंने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, अच्छा मुझे तो वैसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। नरेंद्र भी ब्राह्मण है, आप आके काम करो, हम अच्छा आपको पूरा, मैं समझता हूँ अब तो खत्म हो गई सीपो डिपो में, जी जी और जी जोशी जी खत्म हो गए। जी इनके पास मैं समझता हूँ उस वक्त सबसे ज्यादा MSW थे, वाह 15-20 होते नहीं थे सब, जी जी मास्टर ऑफ सोशल वर्क। अच्छा और बहुत इनका बहुत, तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा भैया क्या सपोर्ट करेंगे हम। उन्होंने कहा हम आपको ऑफिस भी देंगे, हम आपको व्हीकल भी देंगे, हम अच्छा आपको स्टाफ भी देंगे, हम जी आपको और दूसरे संसाधन भी देंगे, और आपको मेरे लिए कहा आपको मानदेय भी देंगे कि हाँ दिल्ली से छोड़कर आप आए। अच्छा उस वक्त 10,000 रुपये मेरी हाँ ड्यूटी थे और कोई क्या नहीं। ठीक है, तो उसने मुझे अट्रैक्ट किया। अच्छा यहाँ वैक्यूम भी है,
जी 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 जी। अपने को ये इतने सब चीजें को सपोर्ट मिल रही है। हाँ जी, हाँ तो जी। अच्छा। वो एक मैं आपको बता दूं, जी एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली, जी 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 बिल्कुल उसी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी को मैंने नहीं, बहुत अच्छा पाया। किया। जी 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 और साइड बाई साइड ये जो एनसीडीएचआर था, जी जी जी। एनसीडीएचआर का साउथ में तो काफी काम था, नॉर्थ यहाँ में कुछ काम। राजस्थान में नहीं था। जी जी जी। उन्होंने भी कहा हम भी इसको अच्छा अच्छा। ये दोनों की वजह से जी जी। मैंने राजस्थान में आने का फैसला किया। आपका तो जन्म तो पूरा दिल्ली में हुआ था। हाँ, जन्म राज दिल्ली में हुआ था। लेकिन मतलब आपके आपके जो माता पिता थे वो दिल्ली में थे या राजस्थान के रहने वाले? नहीं, वो राजस्थान के मेरे पिताजी बहुत ही गरीब, बहुत ही वो थे। अच्छा यहाँ से तो यहाँ से कोई ले गया उनको दिल्ली में, अच्छा। दिल्ली में ले गया, तो ले जा करके दिल्ली क्लास में मजदूर लगा, अच्छा। मजदूर लगा दिया। तो देखते कहीं बच्चा पढ़ता है, हाँ जी। मुझे भी पढ़ा है, मुझे भी पढ़ा है। जी वहाँ हम काफी संकट झेला, मैंने भी देखा गरीब सारे। जैसा मैंने बताया सिक्किम के बाद शिव प्रसाद जी मेरे पड़ोस में गए। शिव प्रसाद चौरसी जी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो उनसे भी देखा देखी। वो तो ऐसा है राहुल जी, अगर आप जाएंगे जी। कहीं जुआरियों की संगत में तो आप कंपनी मिल जाएगी, शराबियों की कंपनी मिल जाएगी। ये भी एक तरह का ऐसा नशा है। जी जी बिल्कुल। नहीं, करोल बाग और रैगरपुरा ये पूरा क्षेत्र तो उस वक्त बड़ा बहुत ज्यादा दलित हाँ आंदोलन का गढ़ था, अम्बेडकरी आंदोलन का हाँ, जो बिल्कुल आपके घर के आसपास जो जितना भी था। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत पुराने और बड़े वेटरन किस्म के लोग थे जी, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो सब बिल्कुल। मेरे साथी रहे, जी। सब अब तो सब। बहुत बहुत साथी, बहुत मजबूत किस्म के लोग वहाँ पर थे और बड़े कमिटेड लोग थे। ये तो हाँ, बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस केवल ये कि आने वाली जो जनरेशन हमारी है, जो कर रही है, जो दलित आंदोलन के प्रति या दलितों के प्रति या कुछ भी, किस प्रकार का आप उनको एक संदेश देना चाहते हैं आगे लड़ाई लड़ने के लिए? और नहीं उन। हाँ जी मैं तो आशावान हूँ। जी ये जो चल रहा है ना अभी हालात धीरे धीरे, जी तो बीज बोया है अम्बेडकरवाद का यहाँ, जी और धीरे धीरे जो भी हुए तो आएगा सारे का। जी आशावादी और जो नई जनरेशन है, तो ये समय तो बदलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा, आपने पहले शुरू में किस तरह ट्रेडिशनल तरीके से काम करते थे, जी जी बिल्कुल। दूसरा है आज तीसरा आ गया, जी लैपटॉप इंटरनेट के अलावा है ही नहीं कुछ, जी जी बिल्कुल है ना? कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। आएगा, और आशावान हूँ, जी और जल्दी ही हमारे देश में जो है समतावादी समाज है उसकी स्थापना होगी, आएगी सारे के साथ, जी जी। जो ऐसा मेरा मन। जी, अंधविश्वास को लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? अंधविश्वास और बुद्धिज्म को लेके कि क्या जो दलित समाज है उसको बेहतर एकता तभी हो पाएगी जब वो बुद्धिज्म की तरफ जाए और अंधविश्वास खत्म करे? कैसा आपको? बुद्धिज्म के जाने के बाद, बुद्धिज्म अपनाने के बाद, ये जो बहुत सी जातिवाद की बुराइयां, मैं जातिवाद को बुरा नहीं मानता, जातिवाद की जो बुराइयां हैं जी वो खत्म होंगी। अंधविश्वास का आज भी, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, जी राजस्थान के दलितों का जो आय है, कमाई है, जी उसका आज भी 30% से ज्यादा हिस्सा ये अंधविश्वासों में जाता जी है। गंगा जी जाएंगे, वहाँ किला पीर के जाएंगे, आकर के वहां पर फिर ये भोज करेंगे और दूसरा करेंगे, फिर भोज करेंगे, बहुत सी इनके कथाओं पे जी खर्च होता है। अगर आप आएंगे, आप नई जो है बुद्धिज्म को अपनाएंगे, जी इनसे छुटकारा पाने की थोड़ी सी गुंजाइश है। जी जी जी। वैसे तो खून में है जल्दी से, हाँ इतने साल का हाँ। एकदम तो असर जाएगा नहीं, जी 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 फिर जी भी धीरे धीरे मिलदम कर। जी बिल्कुल। तो मृत्यु विरोध को सरकार ने बंद किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? बंद किया ना कि सरकार ने? बंद, हाँ बंद तो बहुत दिन का करा था, आपका ने बहुत दिन का करा। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि चलता है मतलब छुपा मान्यता के? मान्यता है ना, जी जी कोई अंधविश्वास आपने नहीं किया तो आपको उसको पिताजी को माता जी को स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा।
जी जी तो अब क्या करें? जी 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 जी। तो बहुत दिन लोग बन गया। तो ठीक है मेमरूट साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर दोबारा बात करेंगे, किसी दिन समय निकालेंगे। और बहुत अच्छा लगा। आपने अपने इतनी अच्छी जानकारी, मैं समझता हूँ कि हमारे सभी साथियों के लिए निमरोड साहब जैसे लोगों को सुनना बहुत जरूरी है, कि उन्होंने जितना काम किया है जमीन पे रह करके, और कैसे वो पूरे जजेस को इकट्ठा करते थे, वकीलों को इकट्ठा करते थे, दिल्ली से लेकर के राजस्थान जाना। तो ये एक एक जुनून है, जो जुनून जो है उसका उनको बहुत रिटर्न नहीं मिला होगा पैसे के तौर पे, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो बहुत बड़ा है। और मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके काम को देखना भी चाहिए, जा करके सीखना भी चाहिए और प्रेरणा भी लेनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद निमरोड साहब, और फिर मिलेंगे अच्छे स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ। जय भीम। जय